यूनिट नंबर सेकंड कौन सी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। बेसिक बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं एनिमल्स में, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू कितनी तरह के? चार। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अब किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो सारे एनिमल कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कोई एक्सेप्शन? एनिमल सभी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कितनी तरह के एनिमल हैं? अरे 11 तो फाइला है, मतलब कितनी तरह के? 10 लाख, 1 मिलियन से ज्यादा, है ना, मोर देन 1 मिलियन। अब जैसे अमीबा की बात करें, क्या अमीबा कोई एनिमल है? क्या है? प्रोटिस्ट है, एनिमल थोड़ी है ये। लेकिन लिनियस के सिस्टम के हिसाब से एनिमल हुआ करता था। क्यों? सलवाल नहीं थे इसलिए एनिमल, लेकिन अब ये प्रोटिस्ट है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर ये हायरार्की आपको दिखाएगी कि जो सेल होती है, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज से बायोम। अब वो सब हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? इकोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म से लेके बायोम तक की कहानी। जैसा आपने पढ़ा था ना कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद हाउ मेनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? 4। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। 4 तरह के एनिमल टिश्यू हमारे पास हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हम पहले से जानते थे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। काम के आधार पे सेल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे आरबीसी का काम ट्रांसपोर्ट करना, तो उसका शेप कैसा होगा? राउंड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसीज आर अमीबॉइड, क्योंकि क्या करना है? डिफेंस, डिफेंस का काम करना है। नर्व सेल कैसी है? लॉन्ग एंड ब्रांच, क्या करना है? कंडक्शन, ट्रांसमिशन, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। कॉलमनर सेल कैसी है? लॉन्ग एंड नैरो, क्या काम करना है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ट्रैकिड इलोंगेटेड, क्या करना है? कंडक्शन ऑफ वाटर। और मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल, क्या करना है? मेसोफिल सेल क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल कहाँ पाई जाती हैं? लीफ में। लीफ में ग्राउंड टिश्यू को ही क्या कहते हैं? मेसोफिल कहते हैं। और मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं? 20 से 40। और क्लेमाटोमोनास में 1। वैसे सिंपली ग्राउंड टिश्यू को रूट और स्टेम में अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू में कितने कंपोनेंट होंगे? 3। कौन से? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, सीपीपी। और स्टील में कौन आता है? वीपीपी, वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल एंड पिथ। 2 तरह के वेस्कुलर बंडल भी आपने पढ़े थे, कौन से? रेडियल एंड कंजॉइंट। रेडियल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे कि सेम? अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। और कंजॉइंट में सेम रेडियस पे। अब सेम रेडियस पे अगर है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो ओपन, और नहीं है तो क्लोज। और ओपन है तो नहीं, ओपन है तो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, और क्लोज है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक, चलो वापस आ जाते हैं। तो कह रहे हैं देयरफॉर टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब यहाँ पर वो सब एग्जांपल फिर से एक बार लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले टिश्यू की हम, अच्छा हमारे हार्ट की बात करें अगर, तो हमारे हार्ट में कितनी तरह के टिश्यू हैं? 4। हमारा जो हार्ट है, हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि कार्डियक मसल से बना हुआ है, लेकिन हमारे हार्ट के अंदर 4 तरह के टिश्यू से। नोडल टिश्यू कौन सा टिश्यू है? कितनी तरह के टिश्यू हैं? 4 हैं। तो नोडल टिश्यू कौन सा टिश्यू है? चारों टिश्यू। मार खाओगे क्या अभी? न्यूरल है ना? अभी बताएंगे, यस सर। दैट इज मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। और मसल में कौन सा? कार्डियक मसल। नोडल टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर। वो कार्डियक मसल का एक टुकड़ा है बेटा। तो अब नोडल टिश्यू जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की क्षमता थी। एपिथेलियल टिश्यू पे हम लोग चलते हैं, सिंपली इसको कहते हैं एपिथेलियम। अब यहाँ पर हमेशा, मतलब कुछ एक्सेप्शन जरूर, लेकिन हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एपिथेलियल सेल के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हम पहले से पढ़ चुके हैं, कहां पर? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये से ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही। तो ब्लड कैपिलरी में कौन सी एपिथेलियम है? स्क्वामस। और इस स्क्वामस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। और इसके
बेसमेंट पे ये दिखाई दे रही कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एपिथेलियम का काम क्या है, कवरिंग बनाना और लाइनिंग बनाना। किसकी लाइनिंग बनाना, ट्यूब और डक्ट की। तो अब एपिथेलियम हमारे पास कितनी तरह की है, दो। पहला सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड। और वो कंपाउंड, रुक जाओ, अरे मुझको पूछने दो भाई। परमानेंट टिश्यू कितनी तरह का है, दो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कौन है, कंपाउंड। सिंपल किसे कहते थे वहां पर, एक टाइप की सेल हो, और कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा। यहाँ सिंपल मतलब एक लेयर हो, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर हो। एक से ज्यादा लेयर होंगी तो कंपाउंड एपिथेलियम, एक लेयर होगी तो सिंपल एपिथेलियम हो जाएगी। तो सिंगल लेयर एंड मोर देन वन लेयर। अब जो सिंपल एपिथेलियम है ये जनरली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, और जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसका काम जनरली डिफेंस होगा, बचाने का काम करेगी केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। तो सिंपल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ डक्ट और ट्यूब और ग्लैंड। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम क्या है, प्रोडक्शन, जैसे हमारी स्किन। स्किन हमारी क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पे कितनी तरह की है, तीन। कौन सा, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल कैसी हैं, फ्लैटेंड, चपटी सेल होती हैं। क्यूबॉइडल की क्यूब लाइक, और कॉलमनर की लॉन्ग एंड नैरो, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस। ठीक, अब आते हैं, अब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कहां पर पाया था ये ध्यान रखना है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो देखो लिखा फ्लैट और इरेगुलर बाउंड्री है इनकी। कहां मिलेगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वेलाई। और दूसरा वॉल ऑफ ब्लड वेसल मतलब एंडोथेलियम। यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम को एंडोथेलियम कहते हैं, और ये क्या बनाती है, डिफ्यूजन बाउंड्री। और तभी तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर थी, तीन। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, और इन बिटवीन बेसमेंट सब्सटेंस, इन बिटवीन द बेसमेंट सब्सटेंस। और बेसमेंट सब्सटेंस में दोनों की हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन ले ली थी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अच्छा तो काम तो पता चल गया, स्क्वैमस का काम क्या है, डिफ्यूजन कराना। क्यूबॉइडल और कॉलमनर का काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब यहाँ पर क्यूब लाइक सेल है, कहां पर मिलेगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन के दो पार्ट, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल। और ट्यूब्यूल के कितने पार्ट होते हैं, चार, पहला बोमेन कैप्सूल, दूसरा पीसीटी, तीसरा हेनलेज लूप, चौथा डीसीटी। तो देखो लिखा है ट्यूबुलर पार्ट, तो ट्यूबुलर पार्ट में एग्जांपल पीसीटी एंड डीसीटी। अब पीसीटी और डीसीटी का काम क्या है, सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, वही तो काम यहाँ याद करना है। तो पीसीटी क्या सिक्रीट करती है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड, नहीं नहीं, हाइड्रोजन और अमोनिया। पोटेशियम को तो रीअब्सॉर्ब कर लेता है पीसीटी, एक खास बात है। इसके अलावा रीअब्सॉर्प्शन करती है 100% न्यूट्रिएंट, है ना, 100% न्यूट्रिएंट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। और डीसीटी की बात करें तो डीसीटी सिक्रीशन कर, रीअब्सॉर्प्शन कंडीशनल करती है ये, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम के लिए क्या चाहिए, एल्डोस्टेरॉन, और वाटर के लिए एडीएच, तो कंडीशनल हो गया। अब पीसीटी और डीसीटी दोनों में क्यूबॉइडल, लेकिन पीसीटी में ब्रश बॉर्डर भी पाया जाएगा। पीसीटी में माइक्रोविलाई जिसकी वजह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आएगा, तो हम कहेंगे पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर एंड डीसीटी में विदाउट ब्रश बॉर्डर। अब आते हैं कॉलमनर। कॉलमनर का काम भी वही, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट बेस एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब बताओ स्टमक और इंटेस्टाइन का काम क्या है, सिक्रीशन एंड, अबे नालायकों सामने ही तो लिखा है। तो स्टमक किसको सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, क्या, गैस्ट्रिक जूस को। और गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट कराता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। जीआईपी बंद कराता है, इनहिबिट कराता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम है उसका। तो गैस्ट्रिन कहां से निकलता है, गैस्ट्रिन कहां से निकलता है, जीआईटी से। भाई जीआईटी के तो चार हार्मोन पढ़े थे, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी।
तो जीआईटी के हार्मोन है ना, लोकल हार्मोन इनको कहते हैं। और इंटेस्टाइन से क्या सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइनल जूस। अरे कितने मासूम हो तुम लोग। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फूड का, वाटर का। यहाँ एब्जॉर्ब होती चीजें और किडनी में रीएब्जॉर्ब होती। पहली बार एब्जॉर्प्शन तो यही होता है ना। अब वो चैप्टर है ही नहीं डाइजेशन वाला, वरना ये पता भी होता थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में भी माइक्रोविलाई पाई जाती है, और माइक्रोविलाई होंगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक, अब दो चीजें और ध्यान रखनी है। अगर क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम के पास सिलिया हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। और सिक्रीशन करें तो? हाँ हाँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन? क्यूबॉइडल या कॉलमनर। पहली चीज, स्क्वैमस कभी सिलिएटेड नहीं होगा और ग्लैंडुलर नहीं होगा। कौन हो सकता है? क्यूबॉइडल या कॉलमनर। फिर से सुनो ध्यान से। क्यूबॉइडल या कॉलमनर अगर सिलिया रखेंगे तो उनका नाम सिलिएटेड एपिथेलियम। सिक्रीशन करेंगे तो उनका नाम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम की हम बात करें तो सिलिएटेड एपिथेलियम तीन जगह मिलती है। कहां कहां पर? ब्रोंकियोल, फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रेकिया। तीन कुल मिला के एग्जाम्पल आपके सिलेबस में ये आपको याद कर लेने हैं। अब ब्रोंकियोल और ट्रेकिया में किसका मूवमेंट होगा? म्यूकस का। और अगर फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो वहां पर ओवम का, या सेकेंडरी उसाइट कह लो, ज्यादा बेहतर टर्म हो जाएगा। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब करें कि अगर क्यूबॉइडल या कॉलमनर सिक्रीशन करें तो उनका नाम क्या होगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह की, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर अगर है मतलब एक सेल की बनी, जैसे गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल या गॉबलेट ग्लैंड एक ही बात है भाई। ग्लैंड है लेकिन एक सेल की बनी ग्लैंड है। कहां पर? इन एलिमेंट्री कैनाल। क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। म्यूकस का सिक्रीशन पैनक्रियास से कौन कराता है? हाँ, सिक्रेटिन। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन कराता है। ठीक, वाटर, म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयन। तो म्यूकस यहां पर सिक्रीट हो रहा है। और दूसरा मल्टी सेलुलर में एक एग्जांपल सिलाइवरी ग्लैंड। और ये तो हम जानते हैं क्या सिक्रीट करते हैं? सिलाइवा। और ये दोनों कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन। तो भी टॉपिक यहां पर दिया हुआ है। तो ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, अपना सिक्रीशन ये कैसे टारगेट तक पहुंचाती है इसके आधार पर दो तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन को क्या कहते हैं? डक्टलेस। और एक्सोक्राइन आर डक्टेड ग्लैंड। अब डक्टेड ग्लैंड जो है इनके सिक्रीशन के अलग अलग नाम हैं, जैसे मिल्क, म्यूकस, स्वेट, सीबम, है ना। ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन है। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन का एक नाम है क्या? हार्मोन। और हार्मोन डायरेक्टली कहां पहुंचेंगे? ब्लड में। और ब्लड से पहुंचेंगे अपने टारगेट तक। अब ये देखो एक्सोक्राइन के इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। तो ये देखो गॉबलेट ग्लैंड के सिक्रीशन का नाम क्या है? म्यूकस। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा। सेरोमिनस ग्लैंड, ईयर वैक्स, ये हमारे कान में पाई जाती ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट का। और स्वेट में क्या होता है? यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड NaCl एंड लैक्टिक एसिड। सुनील कुछ बताया था कोड। सीबेसियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सीबम। सीबम में क्या होता है? हाँ, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, स्टिरॉल, तीन चीजें थी। मेमरी ग्लैंड मिल्क को सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस। लिवर, बाइल जूस। तो ये जो 9 एग्जाम्पल आपके पास है सब क्या है? एक्सोक्राइन। और पेनक्रियास की बात करें तो उसको कहा था हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट को क्या कहते थे? एसिनाई, पेनक्रियाटिक एसिनाई। और एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कितने परसेंट पार्ट था? 1 से 2% पार्ट था। और कितनी थी ये? 1 से 2 मिलियन। 1 से 2 मिलियन। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होते हैं और इसलिए इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में रोल बहुत लिमिटेड है। असर्शन रीजन में बन सकता है कि कंपाउंड एपिथेलियम प्लेज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। रीजन कहेगा इट इज मल्टी लेयर, तो आप कहेंगे एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों बातें सही और एक्सप्लेन कर रहा है। मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, इसका काम है प्रोटेक्शन देना। ठीक है। अब
कहां पर पाए जाएंगे, इसके लिए निमोनिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो ये आपको याद करना है कहां कहां मिलेगा। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, हाँ डिम्प इसके लिए बताया हुआ है, तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जहां पर हम खाने को चबाते हैं वहां पर ये पाया जाएगा। इसके अलावा फेरिंग्स, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इन 5 एग्जाम्पल को आपको याद करना है, इसके लिए कोड मैंने बताया था सिगरेट डिम्प, तो इससे आप याद कर लेंगे डिम्प। D for dry surface of skin, I for the inner lining of duct of salivary gland, M for the moist surface of buccal cavity, P for pharynx and P for pancreatic duct आप याद करोगे। ठीक, अब आते हैं जंक्शंस की बात करते हैं। तो जंक्शन ऑलरेडी हम कई सारे पढ़ चुके हैं, जैसे जंक्शन बिटवीन बोन एंड बोन, ज्वाइंट, बोन एंड कार्टिलेज, ज्वाइंट, न्यूरॉन एंड न्यूरॉन, सिनैप्स, न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, हाइलम। तो कई सारे जंक्शन ये हो गए। अब 3 जंक्शन यहां हमें पढ़ने हैं, और ये जंक्शन सभी एनिमल टिश्यू, भले हम एपिथेलियल में पढ़ रहे हैं लेकिन ये जंक्शन सभी एनिमल टिश्यू में होते हैं। कितनी तरह के? 3 जंक्शन। कौन से? टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टैग से याद कर लो, TAG टैग। तो टाइट, एडहेरिंग एंड गैप। अब तीनों के कुछ काम होते हैं वो आपको ध्यान रखने। टाइट जंक्शन की अगर बात करें तो टाइट जंक्शन क्या करता है? प्रिवेंट लीकिंग, ये लीकिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। जैसे स्किन टाइट जंक्शन, अरे स्किन क्या है भाई? टाइट जंक्शन है। स्किन क्या है? स्किन एक ऑर्गन है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन। ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से। अरे मार ही खाओगे क्या भाई? ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यू से, और टिश्यू सेल से। तो क्या यहाँ बहुत सारी सेल जुड़ी हुई हैं, और इन सेल के बीच में कैसा जंक्शन होगा? टाइट। तभी तो इस अभी कट जाए तो खून बहने लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं बह रहा क्योंकि कैसा जंक्शन है? टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन लीकिंग को रोकता है। अब सोचो कि हमारे स्टमक में टाइट जंक्शन होगा, स्टमक में टाइट जंक्शन होगा तो फिर जूस कैसे निकलेगा उसमें से, और एब्जॉर्ब कैसे होगा? है पानी में हम जाए तो स्किन पानी के अंदर, जो पानी है स्किन के अंदर से आ जाएगा अंदर। अरे तुम लोग मंद बुद्धि हो क्या? पानी में जाओगे तो फूल जाओगे क्या? पानी नहीं आएगा ना, तो नहीं आएगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। हाँ, एडहरिंग जंक्शन। तो एडहरिंग जंक्शन क्या करता है? सीमेंटिंग। बस एक एक कीवर्ड ध्यान रखना है। जैसे सीमेंट के द्वारा 2 ईंटों को जोड़ देते हैं, वैसे ये सीमेंट की तरह काम करता है। जंक्शन 2 सेल को आपस में जोड़ देता है। गैप जंक्शन, तो नाम से ही पता चला ये इस तरीके से 2 सेल को कनेक्ट करता है कि उनके बीच गैप बन जाता है, और उस गैप के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का। ठीक, तो पहला टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। बताओ एनिमल टिश्यू कितनी तरह के हैं? 4। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, चौथा न्यूरल। एपिथेलियल कितनी तरह का? 2। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल कितनी तरह का? 3। पहला स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलमनर। कंपाउंड कितनी तरह का? कंपाउंड के टाइप तो है नहीं आपके सिलेबस में, एग्जाम्पल ये होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, प्लांट में सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन था? पैरेन्काइमा। और एनिमल में? कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन में कोलेजन, और प्लांट में रोबिस्को। तो ये सबसे अबंडेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव में सबसे अबंडेंट एडिपोज नहीं होता है, एरियोलर। एरियोलर सबसे अबंडेंट होता है। चलो, कनेक्टिव टिश्यू का नाम इसलिए कनेक्टिव क्योंकि ये क्या कनेक्ट करता है? कनेक्ट करता है। ये अलग अलग टिश्यूज को, ऑर्गन को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव रखा गया। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है और इंसुलेट करता है, क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू इसी का एग्जाम्पल है। एडिपोज जानते हो ना? और एडिपोज हमारी बॉडी से हीट के लॉस को रोकता है। तो क्या काम कर रहा है? इंसुलेशन का। तो ये सब काम है। कुछ एनसीईआरटी ने समरी में लिखे और कुछ मेन टॉपिक में लिख रखे हैं। जैसे इंसुलेशन ये समरी में मिलेगा अगर पढ़ोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर जो टिश्यू हैं कनेक्टिव टिश्यू में, उनकी सेल के नाम भी आपको ध्यान रखने। बोन की सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। कार्टिलेज की सेल कॉन्ड्रोसाइट। एडिपोज टिश्यू की सेल एडिपोसाइट।
और ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। वैसे प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, दीज आर सेल फ्रेगमेंट। किससे बनती हैं? हाँ, मेगा कैरियोसाइट। एडिपोसाइट पे कौन एक्ट करता था? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन या ग्लूकागॉन? हाँ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हिपैटोसाइट पे दोनों वैसे एक्ट करते थे, इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये लाइन खास है, एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड को छोड़ के बाकी जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू की सेल होती, कोई भी सेल हो, ब्लड को आप छोड़ दो इन सेल को, बाकी जितनी भी सेल यहाँ पर हैं, ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एग्जाम्पल कोलेजन एंड इलास्टिन। और कोलेजन हम जानते हैं सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। और ये जो फाइबर सिक्रीट होते हैं, दिस फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो सेल है, सेल से फाइबर निकलते हैं और ये फाइबर यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं और सेल के बीच में इकट्ठा होकर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये काम कौन नहीं कर रहा है? ब्लड सेल, एक्सेप्ट ब्लड सेल, ये ध्यान रखना है। अब कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह का है? 3। एपिथेलियल कितनी तरह का था? 2, सिंपल एंड कंपाउंड। जो कनेक्टिव टिश्यू है 3 तरह का, कौन कौन सा? लूज, डेंस, स्पेशलाइज। लूज कितनी तरह का है? 2। कौन कौन सा? एरियोलर एंड एडिपोज। दोनों कहां पर है? बिनिथ द स्किन, स्किन के नीचे। स्किन कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल। और एपिथेलियल के नीचे कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन? लूज कनेक्टिव, एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह के? 2। डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। अब डेंस रेगुलर में 2 एग्जांपल है, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन किसको जोड़ता है? बोन को मसल से, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। बोन को बोन से जोड़ता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। डेंस इरेगुलर कहां है? स्किन में। स्किन में, प्रेजेंट इन स्किन। और यहां पर एनसीईआरटी लिखा, दीज आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कितने हैं? 3। कौन कौन से? कार्टिलेज, बोन, ब्लड। बोन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कितनी? 206। ब्लड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कार्टिलेज यहां पर थोड़ा सा जान लेंगे, ज्यादा इसके बारे में जानना नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं। एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। अब आप सोचो जरा, स्किन आपकी क्या है? एपिथेलियम। और एपिथेलियम के जस्ट नीचे कौन है? एरियोलर टिश्यू। तो हमारी स्किन का जो ढांचा है वो कौन बना रहा है? एरियोलर। अब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एरियोलर टिश्यू कम होता जाता है और इसके लिए स्किन क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, लटकने लगती है। तो अभी स्किन का ढांचा कौन प्रोवाइड कर रहा है? एरियोलर। जैसे बॉडी का मेन फ्रेमवर्क कौन बनाता है? हाँ, बोन, स्केलेटल सिस्टम। वैसे ही हमारी एपिथेलियम का ढांचा कौन बना रहा है? एरियोलर टिश्यू। पहला पॉइंट। फिर करें कि इसमें एरियोलर टिश्यू में 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार आप सुन रहे हो, ये तो नाम चीख ही रहा है। फाइब्रोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है? फाइबर। मास्ट सेल हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ऐसा ही काम और कौन कर रहा? बेसोफिल क्या सिक्रीट करते थे? हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। और कुछ आपने पढ़ा था, हिस्टामिन एंटी एलर्जी की एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी कॉज करता है हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं एलर्जी के सिम्टम को कम करने के लिए। एंड मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस कहां पढ़ी थी आपने? हाँ हाँ, मैक्रोफेजेस एक तो आपने पढ़ा है एचआईवी फैक्ट्री, और कौन सा बैरियर? सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर 2 लोग बनाते थे, पहला डब्ल्यूबीसी और दूसरा मैक्रोफेजेस। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में कौन सी मैक्रोफेज है? मैक्रोफेज कौन है? हाँ, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। जो फैगोसाइटोसिस करेंगे, फैगोसिटिक होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज। तो हमारे ब्लड में भी मैक्रोफेज है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस सेलुलर बैरियर में अगर आप याद करो तो वहां पर डब्ल्यूबीसी में कौन कौन था? हाँ, पीएमएनएल, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, दीज आर टाइप ऑफ। नहीं नहीं, न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल थी। नेचुरल किलर ये थी लिम्फोसाइट। एनके सेल नेचुरल किलर थी, लिम्फोसाइट एक टाइप की। चलो आगे आते हैं। एडिपोस टिश्यू। अब एडिपोस टिश्यू सब लोग जानते हैं कि यहां पर क्या स्टोर होता है? फैट। सेल का नाम क्या है? एडिपोसाइट।
excess nutrient are converted into fat and stored in adipose tissue. ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं डेंस। डेंस में डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में कौन आ जाएगा? टेंडन एंड लिगामेंट। अब टेंडन और लिगामेंट के बारे में पता है कि टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह के हो गए? 3। पहला लूज, दूसरा डेंस, तीसरा स्पेशलाइज। लूज कितनी तरह का? 2। पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोज। डेंस कितनी तरह का? 2। डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कितनी तरह का? 2। टेंडन एंड लिगामेंट। स्पेशलाइज कितनी तरह का? 3। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। अच्छा, अब कार्टिलेज जो होता है ये प्लीएबल या नॉन प्लीएबल? प्लीएबल होता है बोन, नॉन प्लीएबल। कार्टिलेज प्लीएबल क्यों है? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। और बोन नॉन प्लीएबल है, कैल्शियम सॉल्ट होने की वजह से हो गया ये काम। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा ही डायग्राम मिलेगा। सेल दिखाई गई हो और यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड एंड प्लीएबल, लचीली होती हैं। अब मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। तो ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज है कि बोन है? दोनों है। और बहुत सारी ऐसी बोन आज हमारी बॉडी में जो बचपन में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या थे? कार्टिलेज। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। तो कुछ कार्टिलेज अभी एडल्ट में भी बची हुई, वो आपको याद करनी। इतने एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। वहां पर टिप ऑफ नोज, ये लचीली। आउटर ईयर जॉइंट, पिन्ना खास तौर से आप कह सकते हैं। इन बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड। और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो यहां पर आपको दिखाया गया है। वर्टिब्रल कॉलम की बोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। और वर्टिब्री के बीच में ये क्या पाई जा रही है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। और ये एक्चुअली क्या है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज की वजह से ज्वाइंट का नाम भी क्या रख देते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट किसके बीच में होता है? इन बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। फाइब्रो ज्वाइंट किसके बीच में होता है? हाँ, स्कल बोन के बीच में। और बाकी साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है वहां पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा। कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं? 3 तरह के, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस में नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस में लिमिटेड मूवमेंट और साइनोवियल में कंसिडरेबल मूवमेंट पाया जाएगा। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये एनसीईआरटी ने लोकोमोशन चैप्टर में डायग्राम में दिखाया, लेकिन लिखा कहीं नहीं है और पूछा गया एग्जाम में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक इंटरकैलेटेड डिस्क होती है हार्ट मसल में, हार्ट की 2 सेल के बीच में इंटर कैलेटेड डिस्क होती। दोनों ही इंटर है, ध्यान रखेंगे। इंटर अगर कह देगा तो गलत हो जाएगा। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। बोन्स। अब बोन में जो सेल होती है उन्हें ऑस्टियोसाइट कहते हैं और ये जिस स्पेस में पाई जाती है उस स्पेस को क्या कहते हैं? लैकुनी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कार्टिलेज और बोन का। बोन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट अदर सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन। जैसे वो हमारा एक रिब केज होता है, तो रिब केज कौन बनाता है? स्टर्नम, थोरैसिक वर्टिब्री एंड रिब्स। तो कितनी बोन इसमें आ जाएंगी रिब केज में? 12 थोरैसिक वर्टिब्री हो गई, 12 पेरिब हो गई, 36 हो गए। और एक स्टर्नम, कितने? 37। ये 37 हड्डियां मिलकर रिब केज बना रही हैं। और रिब केज किसकी सुरक्षा कर रहा है? लंग्स की और हार्ट की, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन है। अगर इनमें से कोई भी कुछ देर काम ना करे तो डेथ हो जाएगी। अब जैसे किडनी है तो किडनी उतने वाइटल नहीं है, डायलिसिस वालिसिस करके काम चल जाएगा। अब करें लिम्ब बोन। सर वेट बेरिंग फंक्शन, जो हमारे पैर की बोन है उन पे पूरा बॉडी का वजन रहता है। लॉन्ग बोन हैव बोन मैरो। और हम जानते हैं कि जो बोन मैरो है यहाँ पर सारी ब्लड सेल बनती हैं, और चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है। और बोन अटैच विद स्केलेटल मसल टू ब्रिंग आउट मूवमेंट। कितनी तरह की मसल होती हैं? 3 तरह की। और स्केलेटल मसल किससे अटैच होती हैं? बोन से या स्केलेटल एलिमेंट से अटैच होती हैं। अब आते हैं ब्लड। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट टिश्यू कौन है? बोन। बोन सबसे हार्डेस्ट टिश्यू और सबसे सॉफ्टेस्ट कौन है? ब्लड। ब्लड के कितने कंपोनेंट? 2। पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितने %? 55 फॉर्म्ड एलिमेंट
45% हो जाएगा। अब प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन है? वाटर कितना? 90 से 92%। और प्रोटीन कितना है? 6 से 8% हो जाएगा। मेजर प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन का काम डिफेंस और फाइब्रिनोजन का काम ब्लड क्लॉटिंग में हो जाएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो सबसे अबंडेंट कौन है? आरबीसी। लीस्ट अबंडेंट कौन है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का नंबर कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन। प्लेटलेट का नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख। और डब्ल्यूबीसी का नंबर 6,000 से 8,000। डब्ल्यूबीसी में सबसे कम बैसोफिल, बैसो के बाद यूसिनोफिल, यूसिनो के बाद मोनोसाइट, मोनो के बाद लिम्फोसाइट, लिम्फो के बाद न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कितने परसेंट? 60 से 65%। मोनोसाइट, मोनोसाइट 6 से 8%। लिम्फोसाइट 20 से 25%। यूसिनोफिल 2 से 3%। और बैसोफिल 0.5 से 1% हो जाएगी। 0.5 से 1%। चलो बाकी तो हमें पता है ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट? गैसेस का, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का। न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम? लिम्फ। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं है। न्यूट्रिएंट को सेल तक ले जाने के लिए सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं है। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ शुरू होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से? क्या बात कर रहे हो? अरोटा, अरोटा से बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से हाँ वेना केवा, वेना केवा से राइट एट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टमिक। चलो गैसेस की तरह बात कर लेते हैं। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड CO2। तो ऑक्सीजन का कितना ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है? वाह कमाल है। अरे 100%। अब ब्लड में दो चीजें हो जाएंगी, 97% आरबीसी और 3% प्लाज्मा। और अगर हम CO2 की बात करें तो कितने ट्रांसपोर्ट के तरीके थे? 3। सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट कितना? 70%। सबसे कम प्लाज्मा कितना? 7%। और आरबीसी 20 से 25%। और हार्मोन तो हम जानते हैं कि हार्मोन कहां पर सिक्रीट होते हैं? ब्लड में। और ब्लड से टारगेट तक पहुंचते हैं। तो कितनी तरह के एनिमल टिश्यू हैं? 4। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा न्यूरल। मस्कुलर न्यूरल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ फिर से जान लेते हैं एक बार। तो मस्कुलर टिश्यू कितनी तरह के? ये लोआ, अरे 3 ही तरह के तो होंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कितनी तरह के? 3। पहला स्केलेटल, दूसरा विसरल और तीसरा कार्डियक। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अपीयरेंस के आधार पे 2, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड। रेगुलेशन के आधार पे 2, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। समझ जाओगे ना? लोकेशन के आधार पे पूछेगा, ठीक है आपसे, तो उसको ध्यान देना है आपको। अब मसल की कहानी तो हम पहले से ही जानते हैं कि एक मसल बनी होती है बहुत सारे मसल बंडल से। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट होते हैं। मायोफिलामेंट के अंदर एक्टिन और मायोसिन होती हैं, है ना? और एक्टिन को थिन कहते हैं, मायोसिन को थिक कहते हैं। थिन के अंदर कितनी प्रोटीन? 3। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। और मायोसिन बना होता है किससे? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला HMM होता है, दूसरा LMM होता है। HMM की कितने पार्ट? 2। पहला हेड, दूसरा आर्म। हेड और आर्म को मिला के क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहते हैं। और टेल को मिला दें तो मीरोमायोसिन बन जाएगा, है ना? अब हेड के ऊपर 2 साइट होती है, ऊपर की तरफ एक्टिन बाइंडिंग साइट, नीचे की तरफ ATP बाइंडिंग साइट होती, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर 3 तरह की मसल है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन होती है ना? और स्ट्रिएशन के अलावा यहाँ पर न्यूक्लियाई एक या एक से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? सिंसाइसियम, सिंसाइसियम। स्मूथ मसल कैसी? फ्यूजी फॉर्म है, किनारे पर कैसी है? पतली है, बीच में थोड़ी सी मोटी है। और इनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं है।
और ब्रांचिंग भी नहीं है। यहां पर ब्रांचिंग नहीं, यहां ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग किसका फीचर है? कार्डियक का। कार्डियक में ब्रांचिंग भी है, स्ट्रिएशन भी है, और वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी ये वाली, इनवॉलंटरी ये वाली, वॉलंटरी हो जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखो दो मसल सेल के बीच में जंक्शन, इसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकलेटेड डिस्क। इन कम्युनिकेशन जंक्शन की वजह से अगर एक सेल को संदेश मिले तो पूरी मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इसीलिए जो एसए नोड है, एसए नोड की लोकेशन क्या है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और जब वहां से संदेश जनरेट होता तो किसी एक सेल को संदेश मिलता होगा, और संदेश एक सेल को मिलता है राइट एट्रियम की, और राइट और लेफ्ट एट्रियम में पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? एक साथ। जबकि सोचो कि एसए नोड पहले संदेश राइट एट्रियम को दे रहा है, लेकिन दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका रीजन है इंटरकैलेटेड डिस्क। एग्जाम्पल की बात करें तो स्केलेटल मसल में एक दिया एनसीईआरटी ने, बाइसेप, और नीट ने दो पूछे, बाइसेप एंड ट्राइसेप। नीट 24 का ही सवाल था ये वाला। बाकी लिखा वॉलंटरी नेचर, स्टेशन प्रेजेंट है, अनब्रांच्ड है, और इन्वॉल्व इन वेरियस मूवमेंट। ये वही डायग्राम है जो आप पढ़ चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। स्मूथ मसल कहाँ मिलेगा? वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वॉल में कितनी लेयर? 3। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल इज ट्यूनिका मीडिया, एंड इनर इज ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका मीडिया किससे बनी है? यही वाली है। तो वॉल का मतलब ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका इंटीमा किससे बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम। तो फिर करें वॉल ऑफ स्टमक। तो वॉल ऑफ स्टमक में एक लेयर होती है मस्कुलैरिस, वहां पर मिलेंगी। एंड वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। क्या इस इंटेस्टाइन और स्टमक में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है? तो मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? स्मूथ मसल। और क्या हमारे कंट्रोल में है ये? नहीं। अच्छा, ब्लड वेसल में आप देखते हैं कि वैसो डायलेशन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो वैसो डायलेशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मसल की वजह से तो हो रहा होगा। वैसो डायलेशन कौन कराता है? एएनएफ। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन, है ना, रेनिन, ये सब क्या कराते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। फ्यूजिफॉर्म मतलब टेपर्स एट बोथ एंड। नो स्टेशन, अनब्रांच्ड, इनवॉलंटरी। कार्डिक मसल केवल और केवल हमारे हार्ट में, और कहीं नहीं पाई जाती। स्टेशन पाई जाती है और ये ब्रांच्ड होती है, ये खास बात इनकी, और इनवॉलंटरी है। अब आते हैं न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस यहां पर एक नया पॉइंट मिलेगा। कौन सा? न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया बस एक सेल और यहां पर मिलने वाली, बाकी सब हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, तो न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया काम क्या है इनका? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन में कोई रिजनरेशन की पावर नहीं है। एंड मेक मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। मतलब न्यूरल टिश्यू का 50% से ज्यादा वॉल्यूम न्यूरोग्लियल सेल बनाते हैं, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है कौन है? न्यूरॉन्स, मतलब नर्व सेल। ठीक, न्यूरॉन का काम हमें पता है, जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, और ये तीनों घटनाएं हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। जनरेशन की बात करें तो जनरेशन में हम लोगों ने 3 बातें सीखी थी, कौन कौन सी? पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। और कहा था पोलराइजेशन परमिबिलिटी किसके लिए ज्यादा है? पोटेशियम देन सोडियम देन पोटेशियम। चार्ज कैसे बदलता था? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बस खत्म हो गए सारे सवाल यहाँ पर। रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कौन काम करता था? सोडियम पोटेशियम पंप। एक्शन पोटेंशियल तभी जनरेट हो पाता है जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देता है। तो चलो ये सब पता ही आपको। ट्रांसमिशन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिनैप्स। क्योंकि सिनैप्स के थ्रू जब मूवमेंट होता था तो उसी को हम क्या कहते थे? ट्रांसमिशन। और कितनी तरह के सिनैप्स पढ़े थे? 2। पहला केमिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल में कौन फास्ट था? इलेक्ट्रिकल। कौन सा रेयर था? इलेक्ट्रिकल रेयर भी होता है हमारे सिस्टम में। ठीक है, अब ये टॉपिक छोटा सा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये ट्रेंड हम जानते हैं पहले से ही, खत्म हो गई बात। तो ये कहानी हो गई हमारे पास किसकी? तिलचट्टे की नहीं, एनिमल टिश्यू की बात हुई अभी। तो एनिमल टिश्यू कितनी तरह के? 4। और प्लांट टिश्यू 2 तरह के। तो 2 तरह के प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू 4। अब हम चलते अगले टॉपिक पे, कॉकरोच, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लेकिन नीट में है।
तो लिखा तो यहाँ पर मैंने बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज तो आप अभी इस समय तो याद नहीं कर सकते हैं, तो जो सवाल ज्यादातर पूछा है तो उन पे हम फोकस करेंगे। अब ये सब कहानी तो पता है कि कॉकरोच का फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, क्लास क्या है, इंसेक्टा हो जाएगा, है ना। इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं, हेक्सा मतलब 6, तो 6 टांगे होती हैं, 3 पेयर ऑफ लेग। 3 पेयर ऑफ लेग किसका फीचर है, इंसेक्ट का ही फीचर होता है ना। एरेक्निडा में 4 पेयर लेग होते हैं, जैसे स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, इसमें 8 टांगे होती हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड ये साइड लिखा कि दे आर द वेक्टर ऑफ मेनी बैक्टीरियल डिजीजेज, और डिजीज जान लो कौन सी, टाइफाइड। टाइफाइड का कैरियर भी ये है। और टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से। और फैलती कैसी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और एक कॉकरोच हमारे फूड को कंटामिनेट करता है। ठीक है, ये सब तो नहीं याद कर पाओगे, साइज वाइज भी बहुत मुश्किल है, ये खास बात है। कैसा नेचर इसका, नॉकटर्नल ओमनिओर्स। नॉकटर्नल मतलब रात्रिचर, अच्छा देख देख के बता रहे हो। ओमनिओर मतलब सर्वाहारी, तो मतलब ये हर्बीओर भी और कार्निओर दोनों के फीचर रखता है। और कौन ओमनिओर है, मैन, क्रो, कॉकरोच, है ना। इतना ही याद कर लो, बोल हटा लो क्लास। और ओमनिओर का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, अरे नहीं बता सकते भाई, ओमनियोर का कैसे बता दोगे। स्पैरो चिड़िया है, वो सीड खाती है और वर्म खाती है, सीड खाती है तो हर्बीओर, वर्म खा रही तो कार्नियोर, तो नहीं रख सकते, ये लिमिटेशन थी ना पिरामिड की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। अब इसका साइज चाहो तो याद करो, 34 to 53 मिलीमीटर, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। और फ्रॉग की कौन सी स्पीसीज हम लोग पढ़ते हैं, राना टिगरीना, राना टिगरीना। अब इसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और फ्रॉग की बॉडी 2 पार्ट, हेड एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक हो जाएगा। और हेमिकॉर्डेटा में 3, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। और ह्यूमन स्पर्म में 4, कौन सा, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ये हो जाएंगे। और बैक्टीरियोफेज में 4, हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर, है ना। तो ये यहां पर कितने पार्ट हो गए, 3, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब यहां पर हेड को अगर देखें तो हेड में 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको, 2 एंटीनी दिखाई दे रही हैं, एक को एंटीना बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में एंटीनी बोलेंगे, नहीं एंटीनाज बना दो उसको कि 2 एंटीना पाए। और ये 2 क्या दिखाई दे रही, आंखें दिखाई दे रही, कौन सी, कंपाउंड। और ये मुंह दिखाई दे रहा है ना। कॉकरोच लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कमजोर हो गया बेचारा। अच्छा। और ये थोरैक्स में कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 3, और एब्डोमेन में 10, और हेड में 6। हेड इज फॉर्म बाय द 6 सेगमेंट जो कि फ्यूज हो जाते हैं। तो अब तो एक ही है लेकिन वैसे 6 सेगमेंट से बनता है, तो 6 यहाँ, 3 यहाँ, और 10 एब्डोमेन में हो जाएंगे। अच्छा, थोरैक्स में जो 3 सेगमेंट उनके नाम होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। सारी कहानी लगभग यहीं पे घूमती है। तो अब यहाँ पर जो प्रोथोरैक्स, अच्छा तीनों थोरैसिक सेगमेंट से एक एक पेयर लेग निकलते हैं, तो कितने लेग हो गए, 3 पेयर, क्योंकि 3 थोरैसिक सेगमेंट, हर सेगमेंट से एक पेयर, तो कितने हो गए, 3 पेयर। लेकिन विंग 2 ही पेयर है, कौन कौन से, मेसोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक। प्रोथोरैक्स से विंग नहीं निकलते हैं। तो 1 2 3 का नियम यहां पर है, 1 पेयर ऑफ एंटीनी, 2 पेयर ऑफ विंग्स, एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स। ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल पूछे भी जाते हैं। आप करें इन मेल्स विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। करें मेल के केस में विंग इतने बड़े होते हैं कि ये एब्डोमेन के बाद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फीमेल में एब्डोमेन के पहले तक होंगे। तो इससे क्या पहचानेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल की हम पहचान कर सकते हैं। एक और रास्ता होता है एनल स्टाइल, तो खूब खूब पूछा जाता है ये टिप ऑफ एब्डोमेन वाला शायद कल ही पेपर में था क्या, हाँ उसमें फीमेल मैंने लिख दिया था ना, हाँ अच्छा गलत हो गया था। अच्छा, अब इनकी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, काइटिन और कहाँ होता है, हाँ
फंजाई की सलवाल में होता है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। और ये काइटिन होमोपॉलीमर की हेट्रो? होमोपॉलीमर। क्या है इसका मोनोमर? नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है। अब यहां पर जो एक्सोस्केलेटन उसकी बात करें तो वहां पर जो डोर्सल और वेंट्रल साइड में कवरिंग होते हैं उनको कहते हैं स्क्लेराइड्स। कल हमने पढ़ा था स्क्लेरीड, स्क्लेरन काइमा में। ये क्या है? स्क्लेराइड्स। तो स्क्लेरीड याद है क्या आपको? कितनी जगह बताई थी? 4। पहला, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, लीव्स ऑफ टी, एंड पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। ये अब जो स्क्लेराइट हैं ये डोर्सल साइड में इनको कहते हैं टर्गाइट, और वेंट्रल में स्टर्नाइट। इसमें कंफ्यूजन होता है तो स्टर्नम से इसको लिंक कर लो। स्टर्नम किस साइड है? तो देखो वेंट्रल में हो गया। अच्छा, अब दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन उसे कहते हैं आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मतलब आर्थ्रोपोडा, आर्टिकुलर का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। तो ऐसे थोड़ा सा लिंक कर लोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, अब हेड प्रोथोरैक्स से जुड़ा होता है एक शॉर्ट एक्सटेंशन के द्वारा, जिसको कहते हैं नेक। और नेक किसका उभार है? प्रोथोरैक्स का। प्रोथोरैक्स में एक छोटा सा उभार निकला होता है जिसको नेक कहते हैं, और नेक से हेड अटैच होता है इस तरीके से। और ये जो नेक है ये फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से इसका जो हेड हो काफी ज्यादा मूव कर सकता है। हेड, ये लिखा है पॉइंट वही जो अभी आपने बताया था। हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट। ये दिखाई दे रहे हैं, 1 पेयर कंपाउंड आई, 1 पेयर एंटीना। और जो एंटीना है ये थ्रेड लाइक धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और सेंसरी ऑर्गन है, मतलब इससे ये इन्वायरमेंट का पता लगाता है। माउथ पार्ट की बात करें तो माउथ पार्ट जो होते हैं कैसे हैं? बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूछा था शायद, सवाल था भी ये कल के टेस्ट में था ना, इसके पहले वाले में था। हाँ, तो इसमें अपर जो लिप है उसे क्या कहते हैं? लेबरम, लोअर लिप को लेबियम, और दोनों के बीच में टंग होती है, इसको कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। और ये सब अनपेयर्ड है। पेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ मैंडिबल एंड मैक्सिला, मैंडिबल एंड मैक्सिला। जो मैंडिबल है वो एक पेयर, और मैक्सिला भी कितने हैं? एक पेयर। मैक्सिला को प्लूरल में बोलते हैं मैक्सिली। और मैंडिबल में आप देखें तो 2 तरह की रीजन है, ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसिजिंग रीजन। इंसिजन का मतलब कट करना, और ग्राइंड मतलब पीसना। तो अब यहां पर ग्राइंडिंग करने के लिए 2 स्ट्रक्चर हैं, एक तो कौन हो गया? मैंडिबल, और दूसरा नहीं नहीं, हाँ, क्रॉप नहीं, गिजार्ड। गिजार्ड ग्राइंडिंग करने, वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना, ये माउथ पार्ट में आ गया यहाँ पर। तो ये आपको मैंडिबल ध्यान रखना, मैंडिबल ग्राइंड करने का काम करेगा, और गिजार्ड। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, और कौन ट्राइंगुलर शेप में है? स्कैपुला। स्कैपुला की लोकेशन क्या है? 2nd to 7th रिब। और किडनी की T12 से L3, और ट्रैकिया का डिवीजन T5 लेवल पे हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हेड हैज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। ये नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? ठीक है, तो वही बात लिखी हुई। अब आते हैं थोरैक्स। थोरैक्स की कहानी हम ऑलरेडी जान चुके, फिर से वही सब लिखा हुआ है। कितने सेगमेंट है यहाँ पर? 3। हर सेगमेंट से क्या निकले? 1 पेयर ऑफ लेग्स। और मीजो और मेटा से क्या निकले? विंग्स। अब विंग की कहानी भी बहुत खास है, क्योंकि ये जो 4 विंग है इसमें उड़ने में कितने हेल्प करते हैं? 2 ही हेल्प करते हैं, मीजो या मेटा। मेटा वाले, जो मीजो होते हैं केवल कवर करने का काम करते हैं। तो कवर जो आगे होगा वही तो पीछे वाले कर सकता है। तो आगे वाले कवर करते हैं पीछे वाले को, और पीछे वाले उड़ने में सहायक होते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, तो ऐसे याद करना है इसको। ये देखो, ये जो विंग आपको दिखाई दे रहे हैं मीजोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक विंग को टेगमिना कहते हैं या फोर विंग। और जो मेटाथोरेसिक उनको कहेंगे हाइंड विंग। हाइंड मतलब पीछे की तरफ है। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स, एंड दीज आर डार्क, ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, डार्क कलर के होंगे, लेदरी होते, थोड़े भारी होते हैं, कवर हाइंड विंग एट रेस्ट। एंड सेकेंड पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स, एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट। ये वाले कैसे थे? ओपेक। ये मेम्ब्रेनस मतलब पतले हैं, और ये लेदरी मतलब भारी हैं। एंड दीज आर यूज्ड इन फ्लाइट। ये बड़े सवाल हैं, ये नीट 22-23 में भी पूछे गए हैं,
तो ध्यान रखना, यहाँ गलती होती क्योंकि जनरली बच्चा पढ़ते समय ध्यान देता नहीं, लेकिन विंग पे ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। अब आ जाते हैं एब्डोमेन पे। तो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हैं? 10। मेल में कि फीमेल में? दोनों में। अब फीमेल कॉकरोच में 7th स्टर्नम होता है बोट शेप। स्टर्नम किस साइड होगा? वेंट्रल साइड में होगा, बोट शेप का होगा ये सीधा। बाकी ये सब पॉइंट याद कर लो तो अच्छी बात है, जनरली इस समय तो याद नहीं होगा, पहले से याद तो अच्छी बात है कि 7th 8th 9th फीमेल की बात है। 7th 8th 9th स्टर्ना मिलके बनाते फीमेल जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच कहते हैं। और ब्रूड पाउच का इंटीरियर पार्ट कंटेन करता फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल फोल एंड कोलेटेरियल ग्लैंड। ये ग्लैंड ही बहुत खास है, कोलेटेरियल ग्लैंड, क्योंकि मेल में ग्लैंड नहीं है, फीमेल का फीचर है। मेल कॉकरोच में 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्नम मिलके बनाते हैं मेल जेनाइटल पाउच। और फीमेल जेनाइटल पाउच में क्या पढ़ा था? 7th 8th 9th स्टर्नम। यहाँ पर 9th 10th टर्गा एंड 9th स्टर्नम। तो उतना आसान है नहीं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कभी पूछा भी नहीं गया। पूछा वही यहाँ पर एक सवाल, एनल स्टाइल वाला आता है या एनल सिराई वाला आता है? आपके जो मेल जेनाइटल पाउच है इसमें डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। गोनेपोफाइसिस क्या है? गोनेपोफाइसिस, दीज आर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या कहते हैं इन्हें? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे हमने मेल ह्यूमन में पढ़ा था ना, मेल फीमेल में। मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस, और फीमेल में कितने थे? 5। कौन कौन से? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लैटोरिस। तो गुनैपोफाइसिस की अभी यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो पोजीशन है डॉर्सल एनस, इकाइनोडर्मेटा में भी कुछ ऐसा पढ़ा हमने। एनस की पोजीशन क्या थी, डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल एनस थी, डॉर्सल ही है। डॉर्सल वहां भी, डॉर्सल यहां भी है, सेम ही। 10th सेगमेंट को देखें यहां पर, तो 10th सेगमेंट से एक पेर स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिनको कहते हैं एनल सिराई। और ये जो एनल सिराई होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में। एनल स्टाइल की बात करें तो केवल मेल में है, द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एक बार नीट में सवाल कॉर्डल स्टाइल करके इसको पूछा गया। तो एनल स्टाइल का ही नाम क्या है? कॉर्डल स्टाइल। एंड दीज आर प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बेसिस है, और इतनी जगह सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको याद रखनी है। ह्यूमन में किसके द्वारा? वॉइस। मेल में लो पिच और फीमेल में हाई पिच। दूसरा क्या है? कॉकरोच। कैसे? एनल स्टाइल। फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड एंड ओकल सैक, किसमें? मेल में। फीमेल में एब्सेंट। एस्केरिस, फीमेल लॉन्ग, मेल शॉर्ट, और मेल में पुस्ट एंड कर्व। कॉन्डिक्थिस, हाँ, क्लैस्पर, किसमें? मेल में। किस फिन पे? हाँ, पीछे वाले कुछ नाम होगा। पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन के ऊपर। ड्रोसोफिला, मेल स्मॉल, फीमेल लार्ज। फिर कलर, बॉडी कलर, मेल ब्राउन बॉडीड रेड आइड, और फीमेल येलो बॉडीड व्हाइट आइड। याद है? एनाटॉमी पे चलते हैं, तो हो गई मार्फोलॉजी, बाहर से बनावट हमने देख ली। अब एनाटॉमी की बात करते हैं, तो पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल या गट कह लो, जो आपका मन हो। तो ट्रू सीलोम यहाँ पर है। सीलोम ट्रू पहली बार कहां पर आया? एनिलिडा में, क्योंकि उसके पहले था एस्केलमेंथ, वहां पर फॉल्स था। स्यूडोसीलोम, और उसके पहले एसिलोम था प्लेटिहेलमिन्थ में, है ना। तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मतलब सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम है। एलिमेंट्री कैनाल इज सिचुएटेड इन बॉडी कैविटी। अब एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ कितने पार्ट हैं? 3। कौन से? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब फोरगट देख लो पहले, यहाँ पर पूरा वैसे बना हुआ है, पूरा याद ही कर लेते हैं। तो फोरगट की शुरुआत करेंगे तो देखो इंटीरियर साइड में क्या है? माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, और उसके बाद आ जाएगा क्या? मिडगट। और हाइंड गट में 3 पार्ट, इलियम, कोलन, रेक्टम।
मतलब ये आसान है नहीं वैसे, क्योंकि हम लोग ह्यूमन पढ़ते हैं सीकम कोलन रेक्टम, यहाँ पर इलियम कोलन रेक्टम। तो ये बहुत अच्छी तरीके ध्यान रखेंगे। और फिर ये एनस यहाँ पर। अब यहाँ पर जंक्शन आपको ध्यान रखने होते हैं। एक तो ये वाला यहाँ पर क्या मिलते हैं, हेपेटिक सी की, और यहाँ पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल। हेपेटिक सी की कितने, 6 से 8, और मेलपीजियन ट्यूब्यूल 100 से 150। ठीक, आगे सभी मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पर फोरगट में आ जाते हैं। फोरगट में ये पार्ट हो गए, कौन कौन से हो जाएंगे, पहला माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन क्रॉप, गिजार्ड, है ना, इतने पार्ट हो जाएंगे यहाँ पर गिजार्ड तक। अब क्रॉप और गिजार्ड के बारे में थोड़ा सा लिखा है एनसीईआरटी ने, तो उनको भी जान लेते हैं। क्रॉप का काम क्या है, स्टोरिंग ऑफ फूड, एंड गिजार्ड का काम ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग का काम और कौन कर रहा था, मैंडेबल, है ना। अच्छा, क्रॉप और गिजार्ड और भी कहीं है, बर्ड में, वर्टिब्रेट में बर्ड में, और इनवर्टिब्रेट में कॉकरोच में। स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में और भी होते होंगे, हमें नहीं मतलब उससे। एंटायर फोरगेट इज लाइन बाय क्यूटिकल, और क्यूटिकल कल हमने पढ़ा था प्लांट में, वो बाहर की तरफ था, ये अंदर की तरफ है। यहाँ बाहर की तरफ क्या है, काइटिन, और अंदर की तरफ क्या है, क्यूटिकल। वहां बाहर की तरफ क्यूटिकल था। क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट था, रूट में, बाकी दोनों जगह था, लीफ पे भी था और स्टेम पे था। और वो जब जिम्नो पढ़ते तो कॉनिफर में कहते हैं थिक क्यूटिकल, निडल लाइक लीव्स, सनकेन स्टोमेटा, प्रिवेंट वाटर लॉस। ये वो लिखा हुआ पॉइंट जो अभी आप बता रहे थे। ग्राइंडिंग के लिए फिर से दोनों मैंने लिख दिया एक बार कि यहां से ध्यान रखना। गिजार्ड, चलो इसकी बात करते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस भी इसको कहते हैं, नाम भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो गिजार्ड में आउटर लेयर जो होती है वो थिक सर्कुलर मसल की बनी है, और इनर लेयर जो होती है वो थिक क्यूटिकल, क्योंकि इनर लाइनिंग कौन बना रहा है, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो होता है वो 6 हाईली काइटिनस प्लेट के फॉर्म में होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, तीथ। वैसे तीथ तो होते हैं माउथ में, बक्कल कैविटी में, लेकिन यहां पर तीथ कहाँ है, गिजार्ड के अंदर। और शायद यही तीथ क्या करते होंगे, ग्राइंडिंग करते होंगे, पीसने का काम करते होंगे। तो ये नंबर ध्यान रखना, ये फिक्स है, 6 है। जबकि हेपेटिक सी की 6 से 8 है, 6 से 8 है, और जस्ट इसके आगे ही मिल जाएंगी। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे वैसे मैंने 8 बना दिए, लिख दिया हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी की 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ब्लाइंड मतलब ये ट्यूब बंद है, और क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम। और मिड और हाइंड के जंक्शन पे कौन है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। कौन सा कलर, येलो कलर। कितने, 100 से 150। काम क्या है, एक्सक्रीशन। वैसे एक्सक्रीशन के लिए और भी स्ट्रक्चर है। कौन सा कोड था, फन मॉल। तो फन मॉल में एफ फॉर फैट बॉडी, यू फॉर यूरिकोज ग्लैंड, एन फॉर नेफ्रोसाइट, और मॉल में एम का मतलब मेलपीजियन ट्यूब्यूल। अब करें, मेलपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। यहाँ ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। लिम्फ क्यों कह रहे हैं, कलरलेस है। तो यहाँ जो ब्लड है वो कलरलेस है, उसके अंदर सेल, अच्छा सेल ही नहीं है, सेल है लेकिन आरबीसी नहीं है। क्या इनके ब्लड में सेल हैं, उन सेल को क्या कहते हैं, हीमोसाइट। क्या कहते हैं, हीमोसाइट। हीमो मतलब ब्लड, और साइट मतलब सेल। तो ब्लड के सेल को हीमोसाइट कहते हैं। और हीमोसाइट में हीमोग्लोबिन नहीं है। साइनिन है यहाँ पर, कोई पिगमेंट नहीं। कॉकरोच में या आर्थ्रोपोड के ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं होता। यहाँ एटमॉस्फेयर की एयर स्पाइरिकल से जाती है ट्रैकियल ट्यूब में, वहां से ट्रैकियोल्स में, और सीधे टिश्यू तक, और वहां से CO2 सीधे बाहर। मतलब इनका जो ब्लड है वो गैस के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले नहीं करता है। हमारा ब्लड करता है, क्योंकि उसमें क्या है, पिगमेंट। लेकिन कॉकरोच का ब्लड कलरलेस है, उसमें कोई पिगमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। अर्थवर्म तो सिलेबस में अब नहीं, लेकिन अर्थवर्म के ब्लड में हीमोग्लोबिन है, फ्रॉग में हीमोग्लोबिन है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। अभी आगे मिलेगा, अभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। हाइंड गट में कितने पार्ट हैं, 3। कौन से, इलियम कोलन रेक्टम। और ये पॉइंट भी लिखा है एनसीईआरटी ने कि हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप। ओपन टाइप और कहां पे था, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, एंड, और एक पढ़ ही रहे आर्थ्रोपोडा। क्लोज कहां पर है, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी यहां पर ब्लड
में सीधे वो ऑर्गन भीगते रहते, बात करते हैं। यहाँ याद आ रही हो लैंग्वेज? तो हीमोलिम्फ, यहाँ पर हीमो ब्लड को हीमोलिम्फ कह रहे हैं क्योंकि वो कलरलेस है। ये लिखा है कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, सेल हैं लेकिन उन सेल के पास कोई पिगमेंट नहीं। ये पहला पॉइंट, ये बहुत अच्छे से, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। किसने लिखा ये? मारी खाओगे क्या? क्या होगा? एब्सेंट। ब्लड वेसल आर पुअरली डेवलप, क्योंकि ब्लड वेसल में ब्लड बहेगा तब तो क्लोज हो जाएगा ना। एक ब्लड वेसल इसमें होती है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? एक ब्लड वेसल को हार्ट कहते हैं। स्वामीनाथ भाई तुम लोग देख देख के बता रहे, उसको कहते हैं डोर्सल अरोटा। बना है क्या इसमें? एंटीरियर अरोटा, हाँ तो एंटीरियर होगा तो डोर्सल साइड ही ना। तो अरोटा, सिंपली अरोटा कह लो। तो अरोटा होगा, वही एक ब्लड वेसल डेवलप होती है, तो बाकी ब्लड वेसल पुअरली डेवलप है। ब्लड वेसल ओपन इनटू स्पेसेस कॉल्ड हीमोसील, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? साइनस। और ये विसरल ऑर्गन आर लोकेटेड इन हीमोसील। हार्ट कैसा है इनका? 13 चैम्बर का, 13 चैम्बर हार्ट है यहाँ पर। और मॉल्टिंग कितनी बार? 13 टाइम। कॉकरोच में 13 चैम्बर का हार्ट और मॉल्टिंग भी 13 टाइम्स होगी। हार्ट इज लाइंग ऑन मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, डोर्सल साइड। हार्ट किधर है? डोर्सल, हमारा हार्ट वेंट्रल। और ये डिफरेंस है किसमें? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट में हार्ट किधर होगा? वेंट्रल। और नॉन कॉर्डेट में अगर होगा तो डोर्सल, क्योंकि जरूरी नहीं कि हो। हाइड्रा में हार्ट होगा क्या? अगर है तो किधर होगा? डोर्सल साइड, मतलब पीठ की तरफ होगा। हमारा किधर है? पेट की तरफ। ये डायग्राम एक छोटा सा बना के दिया हुआ, यहाँ पर वो अरोटा दिखाया हुआ है आपको। और ऑस्टिया नाम के, यहाँ पर ऑस्टियो हमने कहाँ पढ़े थे? स्पॉन्जेस में। तो पोर होते हैं ना, ये ऑस्टिया नाम के है ना, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और ब्लड का फ्लो आपको दिखाया गया है, ये इस तरीके से ब्लड बहता है। और ये जो हीमोसील है, यहाँ से ब्लड इनके अंदर आता है और इस तरीके से आगे जाता है, फिर आगे से पंप कर दिया जाता है। यहाँ पर ये एलेरी मसल दिखाई गई जो केवल डायग्राम में है, एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में जिक्र नहीं किया। तो ये पूछ सकता है कि सीधा क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, मुझे लगता है कि एलेरी मसल किस एनिमल में पाई जाती है, तो वहां पर ऑप्शन कॉकरोच, फ्रॉग, ह्यूमन ऐसे बना के देगा। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी बात की कि रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ट्रैकिया। और इसीलिए इनके सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ह्यूमन में पल्मोनरी, फ्रॉग में क्यूटेनियस, और फिशेज में ब्रैंकियल। टेक्निकल वर्ड थे ना। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में ब्लड का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो देखो कैसे होता है, थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम, एक चैम्बर बना के दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पायरिकल। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट और 10 पेयर स्पायरिकल यहाँ पर है। अब ये जो स्पायरिकल है, इनसे जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन है वो एंटर करती है। और उसके बाद ये ट्रेकिया दिखाए गए। ट्रेकिया डिवाइड करके क्या बनाते हैं? ट्रेकियोल्स। और ट्रेकियोल से ऑक्सीजन होती हुई कहाँ जाती है? टिश्यू में। तो ये जो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये पॉइंट वहां पर दिया हुआ एग्जाम्पलर में, जब आप पढ़ते हैं, अरे वही चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां पर पहला सवाल एग्जाम्पलर का यही है, जो आपको सीट मैंने दी उसमें मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट ट्रैक्यूल टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। और हम लोगों में भी सिंपल डिफ्यूजन ही होता था क्या? गैस का एक्सचेंज कैसे होता था? सिंपल डिफ्यूजन। मतलब गैसेस एक्सचेंज में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। ब्रीदिंग में खर्च होती है, और ब्रीदिंग में कहाँ खर्च होती है? इंस्पिरेशन में, क्योंकि उससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ट्रैकिया ओपन थ्रू स्पाइरिकल विच आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। स्पाइरिकल का नंबर कितना बताया? 10 पेयर्स आपको ध्यान रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वही फनमॉल वाला कोड आ गया, 4 नाम आ गए, आपको मिल गए। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, पूछा नहीं गया, हो सकता पूछ ले इसलिए लिख दिया यहाँ पर। अब देखो क्या लिखा है कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोसील या हीमोलिम्फ एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड को निकालते इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। और कौन था? बर्ड, लैंड स्नेल, और रेप्टाइल, और इंसेक्ट। वो कोई भी है, तो कॉकरोच लिंग कोई भी इंसेक्ट होगा, क्या होगा? यूरिकोटेलिक। और यूरियोटेलिक मैमल्स, मरीन फिश, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। और एक्वेटिक एम्फीबियन अमोनोटेलिक। एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिक। बोनी फिशेज
अमोनोटेलिक कार्टिलेजिनस फिशेज, यूरियोटेलिक। चलो तो यहां पर फिर से बात लिख दी गई है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कैसा है? डबल वेंट्रल सॉलिड। किसका फीचर है ये? नॉन कॉर्डेट का। कॉर्डेट में सिंगल डॉर्सल हॉलो। हमारा सिंगल डॉर्सल हॉलो है, यहाँ पर डबल वेंट्रल और सॉलिड। आर्थ्रम पूछेगा तब भी यही कर लोगे आप, ठीक है। अब गैंग्लिया की बात करते तो गैंग्लिया टोटल है 9, जिसमें 3 कहाँ है? थोरैक्स में और एब्डोमेन में 6। मतलब थोरैक्स के हर सेगमेंट में एक एक हो जाएंगे और एब्डोमेन में कितनी हो जाएंगी? 6। दीज आर सेगमेंटली अरेंज्ड एंड फ्यूज्ड। तो यहाँ पर एक डायग्राम में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो व्हाइट कलर के हैं वो लिखा है वेंट्रल डबल लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, और इनसे ये गैंग्लिया फ्यूज हो गए हैं। तो थोरैक्स में अगर आप देखो तो हर चैम्बर में एक एक दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये 6 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और गैंग्लिया होता क्या है? ग्रुप ऑफ साइटोन इन पीएनएस, और सीएनएस में न्यूक्लियाई, एंड ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस ट्रैक्ट एंड सीएनएस। पीएनएस में नर्व फाइबर नहीं नर्व, और पीएनएस में नर्व कहते हैं ना, और सीएनएस में ट्रैक। कोई ट्रैक का नाम बताओ? कॉर्पस कैलोसम। और कहाँ ट्रैक होता है? पॉन्स में ट्रैक पाया जाता है। तुम ध्यान दे रहे हो लग रहा तुम लोग। चलो अब यहां पर ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक, ये वाला दिखाएगा आपको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, एंड दिस सप्लाई नर्व टू आईज एंड एंटेनी। ये तो बहुत कठिन सवाल है। अरे ये तो कॉमन सेंस का सवाल भाई, याद थोड़ी करना है। पूछो क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि दिमाग लगा लो ना, हेड के ऊपर ही तो आई और एंटीना है, और हेड में उसी में तो गैंग्लिया है, तो उसी तो सप्लाई करेगा। और एनसीईआरटी कहता भैया जो हेड है ना उसमें बहुत कम पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ज्यादातर कहां पर है? थोरैक्स और एब्डोमेन में फैला हुआ है। तो इसलिए अगर इसके हेड को काट दिया जाए तब भी कितने दिन जिंदा रह लेगा? 7 दिन, 1 हफ्ते जिंदा रह सकता। नीट में सवाल पूछा गया है ये। तो असर्शन रीजन पूछेगा तब भी आप कर लोगे। पूछेगा कि ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, और रीजन अगर बताए कि इसके हेड में बहुत कम पार्ट होता तो आप कहेंगे सही बात, एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। ये वाला पॉइंट है, सर्वाइव अप टू 1 वीक। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन में यहाँ पर 5 नाम लिखे हैं। आईज कैसी? कंपाउंड। हमारी आई कैसी है? सिंपल। हमारी आई में एक चीज की एक इमेज बनती है, और यहाँ पर मल्टीपल। एक आई में कितनी इमेज बनेंगी? 2000, और दोनों मिला के 4000। एंटिनी, ये भी तो मॉनिटर करते हैं एटमॉस्फेयर को। लेबियल पैल, मैक्सिलरी पैल्प्स एंड एनल सिराई। एनल सिराई भी सेंस ऑर्गन में आते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो पढ़ना हमें वो केवल आइज के बारे में ही जानना है। तो 1 पेयर कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ द हेड। ईच कंपाउंड आई हैज 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ये हेक्सागोनल कुछ किसकी तरह? बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन की तरह। बेंजीन की तरह थोड़ी कहोगे इसको। With the help of ommatidia, each eye receives several images of an object, and this type of vision is known as mosaic vision का नाम देते हैं इसे। मोज़ेक विजन की खास बात क्या है? मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, यानी इमेज बहुत क्लियर नहीं बनेगी, रिजोल्यूशन बहुत कम है। जैसे आप फोटो खींचें और फोटो खींच लें आप, लेकिन वो फोटो बहुत क्लियर ना हो तो कहेंगे इसका रिजोल्यूशन बहुत कम है। तो लेस रिजोल्यूशन, लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा है। और ये इमेज नाइट में, क्योंकि नॉकटर्नल एनिमल है, तो नॉकटर्नल है तो रात में ये विजन कॉमन है, इसलिए इसको नॉकटर्नल विजन का नाम भी देते हैं। तो मतलब रात में ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मान लो कि अंधेरा है, मतलब जनरली कहाँ मिलता है कॉकरोच? किचन में। अब किचन में अंधेरा है, आप गए वहां पर तो जान जाएगा कि कोई है, लेकिन कौन है ये नहीं जान पाएगा। कोई है तो, लेकिन कौन है ये पता नहीं चल पाएगा। तो मोज़ेक विजन इज कॉमन ड्यूरिंग नाइट एंड हेंस नोन एज नॉकटर्नल विजन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब मेल फीमेल में अलग अलग पढ़ना है, क्योंकि एक ऐसा एनिमल है डायसियस या यूनिसेक्सुअल। अब डायसियस मोनोइसियस हमने प्लांट में भी खूब पढ़ा है, तो डायसियस के नाम बताओ कुछ हमें। पपाया, डेट पाम। ऑटोगैमी रोकेंगे, जिटोनोगैमी दोनों को रोक देंगे, है ना। मोनोइसियस में कौन आ जाएगा? कैस्टर, कोकोनट, कुकरबिट, ये सब क्या हो गए? मोनोइसियस। और मोनोइसियस क्या रोकेगा? ऑटोगैमी, लेकिन जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकता है। मोनोइसियस में मेल और फीमेल फ्लावर
एक ही प्लांट पे और डायसियस में अलग अलग प्लांट पे। मैंने ये भी नियम बताया था कि फ्लावर हमेशा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होंगे। मोनोइसियस और डायसियस प्लांट या एनिमल हो सकते हैं। जैसे कॉकरोच कैसा है, डायसियस अर्थवर्म, मोनोइसियस लीच, ढेर हो गए, मोनोइसियस नेरिस, नेरिस डायसियस। अरे तीन ही तो एनिलिडा में एग्जाम्पल दिया है, जिसमें लीच और अर्थवर्म को कहा है मोनोइसियस नेरिसिस, डायसियस फ्रॉग, डायसियस ह्यूमन। इसमें गलती मत करना भाई, बाकी चाहे जहां कर लेना। तो डायसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, चाहे वो फ्रॉग हो, ह्यूमन हो, कॉकरोच हो। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच। तो मेल कॉकरोच में एक पेयर टेस्टिस होंगे, इसके अलावा सेमाइनल वेसिकल, ये भी तो हमने पढ़ा था ह्यूमन में। वो एसेसरी ग्लैंड कितनी थी, तीन। पहली सेमाइनल वेसिकल, सीक्वेंस नहीं याद करोगे तो डायग्राम वाला सवाल हो नहीं पाएगा। तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल। वो डायग्राम का सवाल करने के लिए ऐसे ही याद करोगे तभी हो पाएगा। इसमें अनपेयर्ड कौन था, प्रोस्टेट अनपेयर्ड थी। डायग्राम देखोगे तो उसमें पेयर्ड दिखाई देगा आपको। और क्या क्या स्ट्रक्चर है, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सब ह्यूमन में भी थे ना। अब अलग क्या है, फैलिक ग्लैंड, मशरूम सेव्ड ग्लैंड, फेलोमियर एंड स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर, ये सब स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो खास तौर आपको ध्यान देना 5 और 6 पे, फैलिक ग्लैंड एंड मशरूम सेव्ड ग्लैंड। मतलब एग्जाम में ये पूछता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा जो मेल कॉकरोच में होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन में से एक कोई मशरूम सेप ग्लैंड या कोलेटेरियल दे देगा। अब कोलेटेरियल केवल कहाँ है, फीमेल में। और जो फैलिक ग्लैंड है, मशरूम सेप ग्लैंड, ये केवल मेल में। तो बस यही चीजें ध्यान रखनी होती हैं आपको। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने कुछ बना के दिखाया भी है, अगर आप देखें तो इसमें एक पे टेस्टिस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये सेमाइनल वेसिकल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर निकला हुआ, ये क्या है, फैलिक ग्लैंड। यहाँ पर ये मशरूम शेप ग्लैंड दिखाई दे रही है। ये एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बाकी ज्यादा तो अभी कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक, ये तो याद ही करना पड़ेगा। टेस्टिस 1 पेयर है, और सेगमेंट कौन सा है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, और ओवरी 2 to 6। ओवरी जो फीमेल कॉकरोच में 2nd to 6th, और टेस्टिस 4 to 6, यानी किसका साइज बड़ा है, ओवरी का। और ह्यूमन में टेस्टिस की लेंथ कितनी, 4 से 5, और ओवरी की 2 से 4। तो कौन किसका साइज बड़ा, टेस्टिस का। अरे तुम लोग, मशरूम ग्लैंड, अब इसमें इतना तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बस याद कर लो एक बात, 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो टेस्टिस की पोजीशन क्या है, 4 to 6, और मशरूम ग्लैंड 6 to 7, 4 से 6, 6 से 7। सेमाइनल 2 से 6। हाँ, वो अभी आगे चलेंगे तब चलेंगे, ठीक। ठीक है, अब सेमाइनल वेसिकल, देखो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, वाह कमाल है, ओवरी करेगी ना। स्पर्म का फॉर्मेशन पूछने के सेमाइनल वेसिकल, टिटिलेटर, क्या क्या बता दो। अरे टेस्टिस स्पर्म बनाएंगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस पूछ रहे हैं यार। अब उसको स्टोर कौन करेगा, सेमाइनल वेसिकल। और स्टोर करने के बाद सारे स्पर्म जितने होंगे उनको चिपका के एक बंडल बना दिया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफोर। और जब कपुलेशन होगा तो कपुलेशन के समय स्पर्म का बंडल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखो क्या कहते हैं उसको, फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, परसों आएगा ये टेस्ट में, ठीक है। तो फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस काइटिन के बने एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और 3 होते हैं। एक होता है वेंट्रल, एक होता है राइट, और एक होता है लेफ्ट। और जो लेफ्ट होता है इसमें एक टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच, क्या क्या है यहाँ पर, ओवरीज, ओविडक्ट, ओविडक्ट को क्या कहते थे, फेलोपियन ट्यूब। ह्यूमन में वो 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओवेरियोल, ओवेरियोल पढ़ा है क्या हमने, नहीं। यहाँ पर ओवेरियोल है। इसके अलावा वेजाइना, स्पर्मैथिका एंड कोलेटेरियल ग्लैंड। अच्छा, अब ध्यान थोड़ा सा देना कि मेल में जब स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, उसके बाद स्टोर कहाँ होते हैं, सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल में उनको चिपका देते हैं, और चिपका के क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोफोर।
और स्पर्मेटोफोर कपुलेशन के समय जब डिस्चार्ज होते हैं तो कहाँ आते हैं, स्पर्मेथिका, यहां पर स्टोर होते हैं फीमेल कॉकरोच में, कपुलेशन के बाद में। ठीक है, अभी आगे मिलेगा पॉइंट आपको। ये दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आपको, ये ओवरी दिखाई दे रही है, और ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियोल। एक ओवरी में कितने हैं, 8, तो 2 ओवरी में 16, यानी एक बार में कितने अंडे बनेंगे, 16 अंडे करीब। वैसे एनसीईआरटी का 14 से 16, लेकिन एक ओवेरियोल में एक अंडा प्रोड्यूस होगा। ह्यूमन में देखो तो एक बार में एक, यहाँ पर एक बार में 16, क्योंकि 16 ओवेरियोल यहाँ पर है। तो एक ओवरी में 8 ओवेरियोल हो गए। इसके बाद ये देखो ओविडक्ट है, और दोनों ओविडक्ट मिलके यहाँ पर फॉर्मेशन करें किसका, वेजाइना का। जबकि अगर आप ह्यूमन में जाओ तो 2 ओविडक्ट आते हैं और यूट्रस से जुड़ती हैं, और यूट्रस के बाद वेजाइना का फॉर्मेशन होता है, सर्वाइकल कैनाल बीच में आती है। यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है कि दोनों ओविडक्ट मिलके क्या बनाते हैं, वेजाइना, एंड दिस इज कॉमनली नेम्ड एज कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट। और फिर ये जेनाइटल पाउच यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्पर्मेथिका दिखाया गया किस सेगमेंट में, 6th सेगमेंट में। तो 6 सेगमेंट काफी आ रहा है। टेस्टिस 4 से 6, 4 से 6, और मशरूम ग्लैंड 6 से 7, और स्पर्मेथिका 6, और ओवरी 2 से 6, ओवरी, हाँ ये लिखा है 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। अब ये तो हमें पता है कि भाई एक पेयर है, एक फॉर्म करेंगी, एंड ईच ओवरी हैज 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओवेरियोल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कपुलेशन होगा, और कपुलेशन के समय स्पर्मेटोफोर, दीज आर द बंडल ऑफ स्पर्म आर ट्रांसफर्ड इनटू द जेनाइटल चैम्बर, फीमेल के जेनाइटल चैम्बर में यहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर क्या करें, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड टेक प्लेस इन द जेनाइटल चैम्बर ऑफ फीमेल। फ्रॉग में कैसा होता है, एक्सटर्नल, फ्रॉग में एक्सटर्नल हो जाएगा। जाइगोट्स और फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड उथिका, और उथिका का साइज भी आपको याद करना है, 8 मिलीमीटर या 3/8 इंच। और कॉकरोच का साइज कितना था, 34 to 53 मिलीमीटर, और यह है 8 मिलीमीटर के उथिका। उथिका ड्रॉप्ड और ग्लूड इन द क्रेविस नियर फूड सोर्स इन डैम प्लेसेस। अब कह रहे पेरीप्लेटा अमेरिकाना जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस मतलब ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। कई तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है जो आपके सिलेबस में है। एक होती है होलोमेटाबोलस, जिसको कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। आपको बस एक नाम याद करना, दूसरा है ही नहीं सिलेबस में। कौन सा, पोरोमेटाबोलस। मतलब पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ग्रेजुअल, मतलब डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेजेस। और यहां पर मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल है, और कितनी बार होती है, 13 बार। 13 चैम्बर हार्ट है, 13 बार हो जाएगी। ये आपको दिखाया गया कि जो एग है, एग से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से निम्फ का फॉर्मेशन होगा, और उससे एडल्ट। 13 टाइम मेटामॉर्फोसिस होगी, और कह रहे कि एक बार में 9 से 10 उथिका बनेंगे, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग। विंग्स आर ओनली प्रेजेंट इन एडल्ट कॉकरोच। और फिर कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज बियर विंग पैड। अब नेक्स्ट टू लास्ट का मतलब आखिरी से पहले है। अब इसका मतलब गलत मत निकाल लेना कि नेक्स्ट टू लास्ट, कि लास्ट के बाद वाला नहीं, लास्ट के पहले वाला। तो इसे कहते हैं सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट मतलब बाद में समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब आखिरी से पहले। तो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज बियर विंड पैक बट नॉट विंग्स। विंग केवल और केवल कहां मिलेंगे, एडल्ट कॉकरोच में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ज्यादातर जातियां जंगली होती, जिनका कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कुछ हमारे आसपास पाई जाती, किचन उचन में रहती हैं, और ये अपने स्मिली एक्सक्रीटा के द्वारा हमारे फूड प्रोडक्ट को कंटामिनेट करती हैं, और कई सारी बैक्टीरियल डिजीज को ट्रांसमिट करती है। जैसे मैंने बताया था, कौन सा, टाइफाइड बताया भी था। तो ये हो गई कहानी किसकी, कॉकरोच की। अब हम लोग चलते कहां पर, फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग का जीनस क्या हो जाएगा, सामने तो लिखा है राना, और स्पीसीज क्या है, टिगरीना। राना टिगरीना को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन, इंडियन बुल फ्रॉग। हाँ, तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया। और वो टोड क्या होता है, टोड, क्या बात कर रहे हैं, इसका बच्चा होता है, मार खाओगे अभी। वो टेडपोल अलग होता है, हम टोड पूछ रहे हैं। हाँ, ब्यूफो। और वो क्या था, ट्री फ्रॉग क्या था, हाइला, आइला नहीं, हाइला। और एक हमने क्या पढ़ा था, हाँ, लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्थियोफिस, और एक इक्थियोसॉर्स भी तो पढ़ा था। वो क्या था,
डायनासोर था इक्थियोसॉर। फिश लाइक रेप्टाइल। कितने माया पहले? 200 माया पहले। एक नाम और कौन सा रह रहा? नहीं, पांचों हो गए, 5 एग्जाम्पल तो थे। अच्छा, फ्रॉग का जरा सुपर क्लास बताओ। टेट्रापोडा। और डिवीजन क्या है? हाँ, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा। और सब फाइलम? वर्टिब्रेटा। और डोमेन? यूकैरिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया का डोमेन क्या है? यूकैरिया, क्योंकि यूकैरियोट है। चले आगे हम लोग। तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया इज राना टिग्रिना, बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया, समरी में लिखा है एनसीईआरटी ने जाके इस बात को। अब ये इतना कुछ मैंने लिख दिया है, जितना मुझे पता था सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर, है ना? और ये सब क्या आपके सिलेबस में लिखा हुआ है? बिल्कुल। तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम, वर्टिब्रेटा, डिवीजन, नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास, टेट्रापोडा क्लास, एम्फीबिया, जीनस राना एंड स्पेसिफिक टिग्रीना। इसको भी अंडरलाइन कर ही लेते हैं, है वैसे अंडरलाइन। ठीक, तो एम्फी का मतलब डुअल और बायोस मतलब लिविंग, तो डुअल लाइफ। तो फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी। पानी में क्यों जाता है? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? हाँ, क्योंकि एक शेल्ड नहीं है, धूप में सूख जाते थे। याद आया? तभी तो रेप्टाइल का इवोल्यूशन हुआ था। रेप्टाइल के अंडे धूप में नहीं सूखते थे, तो रेप्टाइल इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियन, और जो चेंज आया था वो शेल्ड एग। और फिर रेप्टाइल से क्या बने? बर्ड और मैमल्स का विकास हुआ। ठीक है। तो फ्रॉग पॉइकिलोथर्मिक, वैसे पॉइकिलोथर्मिक किसको छोड़ के सब लोग हैं? बर्ड एंड मैमल छोड़ दो, बाकी कोई भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ये तो फ्रॉग के लिए कोई खास बात नहीं है। तो दे डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। अब ये खास बात इसके लिए, फ्रॉग हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर, कैमोफ्लेज। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। कहां पर? प्रेडेटर से बचने के लिए। और कहां पर थी? हाँ, कहां पर? अरे कुछ इंसेक्ट थे यार, इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो इंसेक्ट एंड फ्रॉग, फ्रॉग तो पढ़ ही रहे, इंसेक्ट और होते हैं। ऑन लैंड एंड इन ग्रास टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनेमीज। इसका इनेमी क्या है? स्नेक जनरली होता है, सांप इसके दुश्मन होते हैं। तो उनसे बचने के लिए अगर घास में तो ग्रीनिश हो जाता है, और लैंड पे अगर है तो मटमैले कलर का नजर आता है, ताकि आसानी से इसको पहचान ना पाए। और कहते दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री। इसे मिमिक्री का नाम दिया गया, प्रोटेक्टिव कलरेशन को। ठीक, फिर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी में, जैसे इसमें खूब गर्मी हो रही है, तो आपको मेढक मिलता कि नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिलता, कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ गया वो? समर में चला गया? मिट्टी के अंदर चला गया है। मिट्टी के अंदर डीप बरो में चला गया है और सो रहा है। उसके सोने क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। और ठंडियों में करेगा तो हाइबरनेशन। तो और बाकी बारिश में आपको नजर आएगी कि उसके लिए फेवरेबल है। तो समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। और मैंने एक याद कर लिया, कौन सा? हाइबरनेशन, HW से, होमवर्क से। अब आते हैं वैसे ही पढ़ना जैसे हमने अभी कॉकरोच को पढ़ा था, लेकिन ये आसान है उससे ज्यादा। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, तो स्किन इज स्लिपरी एंड स्मूथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इसकी स्किन पे म्यूकस होता है, क्यों? हाँ, क्योंकि इसकी स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करने के लिए स्किन हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में बनी रहती है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, जानते हो क्या है बात? मेढक कभी पानी नहीं पीता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है? स्किन के द्वारा। स्किन ऑफ फ्रॉग इज ऑलवेज केप्ट इन मॉइस्ट कंडीशन। डॉर्सल साइड जो इसकी होती है ऑलिव ग्रीन होती है। ऑलिव ग्रीन मतलब जैतूनी हरा कलर, जैसा ये है ग्रीन, यही वाला है। विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, डॉर्सल साइड की बात है, जिधर से आपको दिखाई देता है। पलट के उल्टा तरफ से देखेंगे तो यूनिफॉर्मली पेल येलो, हल्का पीला कलर आपको नजर आएगा। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। और कॉकरोच में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। ये फ्रॉग की बात हो रही है। अगर हम एम्फीबिया में चले तो कुछ मेंबर में टेल है, जैसे सैलामेंड्रा में। वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल आर प्रेजेंट अबव माउथ, आईज आर सिंपल। कॉकरोच में
कंपाउंड है। यहाँ पर सिंपल आई पाई जाती है, मतलब एक लेंस होगा उसमें एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। आईज आर बल्ज, बल्ज्ड आई यहाँ पर होती है। किस बीमारी में बल्जिंग होती है? हाँ, एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज। वहां पर क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल निकली आ रही थी यहाँ पर पहले से, ये ऑलरेडी बल्ज है यहाँ पर। आईज आर कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होंगी ये हमारे पास भी था, लेकिन ये वेस्टिजियल हो गया है। ये पानी के अंदर इनकी आई को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट, ये सब एनिमल किंगडम में बताया भी गया है। तो टिम्पैनम यहाँ पर ईयर को, टिम्पैनम को कहते हैं ईयर ड्रम। हमारे ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है? पिन्ना। लेकिन इनका ईयर जो होता है इनमें, यानी ईयर पिन्ना नहीं। ईयर पिन्ना किसका फीचर है? मैमल का। इनमें बाहर से क्या दिखाई देगा? ईयर ड्रम। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड सिग्नल। हमारे सिग्नल कौन रिसीव करता है? पिन्ना। अब 4 लिम्ब होते हैं जिसमें 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब। अब जो 4 लिम्स होते हैं, देखो आसान है याद करना, 4 पढ़ोगे तो इसमें 4 डिजिट, और हाइंड लिम्ब में कितनी हो जाएंगी? 5 डिजिट। और जो हाइंड लिम्स हैं दीज आर लार्जर एंड मस्कुलर, और मस्कुलर होने की वजह से इनको खाया जाता है। खाने के लिए कई कंट्रीज में यूज करते हैं इनको। लिम्स हेल्प इन वॉकिंग, स्विमिंग, बरोइंग एंड लीपिंग। लीपिंग मतलब कूदने में, चलने में, तैरने में, बिल बनाने में और कूदने में लिम्स मदद करते हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट, मतलब जो उंगलियां होते हैं उनके बीच में जाल होता है, और जाल की वजह से आसानी से तैर सकते हैं। क्योंकि हम अगर ऐसे तैरेंगे तो पानी यहां से निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। वहां पर वो पानी को पीछे ढकेलेगा तो पानी बॉडी को आगे की तरफ ढकेलेगा, तो हेल्प इन स्विमिंग। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दो चीजें साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल से, किसमें? मेल में। और कपुलेटरी पैड, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब ऑफ मेल। 4 लिम्ब में कितनी डिजिट हैं? 4, और उसमें फर्स्ट डिजिट पे कपुलेटरी पैड है। समझे? और जैसे वो कॉन्डिथिस में अभी आपने बताया था क्या था? क्लैस्पर। किस पे? पेल्विक फिन पे। वहां पर पेल्विक फिन पे, वहां पेक्टोरल और पेल्विक फिन होते हैं। तो पेल्विक फिन पीछे की तरफ होते हैं, यहाँ पर 4 लिम्ब की बात हो रही। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कंपेयर करेंगे तो आसानी से याद होगा। ओकल सेकंड कपुलेटरी पैड आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। अब एनाटॉमी पे चलते हैं। पहले वही कि सिलोम होगा, है ना, बॉडी कैविटी, वहीं पर ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग तरह के सारे सिस्टम हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले फिर से वही डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट थे? 3। पहला फोरगट, दूसरा मिड गट, तीसरा हाइंड गट। फोरगट में क्या क्या था? माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड। और हाइंड गट में इलियम, कोलन, रेक्टम। और 4 और मिड के जंक्शन पे हेपेटिक सी की, और मिड और हाइट के जंक्शन पे माइलफीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एकदम ह्यूमन की तरह का डिवीजन है। 2 पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है क्योंकि ये कार्निवोरस है, और हम लोग ओमनीवोरस हैं। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग है, लेकिन सबसे लॉन्ग किसमें? हर्बीओर में। हर्बीओर में स्टमक की 4 पार्ट हो जाते हैं। र्यूमेन वुमेन पढ़ा था ना वो। तो हर्बीओर में एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबी, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है। हम लोगों में सेलुलोज का डाइजेशन होता नहीं है। और कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस तो जानवर को खाएंगे, और जानवर से सेलुलोज तो आना नहीं है। तो रीजन भी यहाँ पर असर्शन रीजन पूछेगा तो सही होगा। अगर पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट, तो आप कहोगे यस। रीजन में क्या? बिकॉज दे आर कार्निवोर, तो आप कहोगे यस, और एक्सप्लेन करेगा। तो बिकॉज जहां लगा होता है एक्सप्लेन कर रहा होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर लिवर एंड पेनक्रियाज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी की कौन सी होती है? लिवर। चलो देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। तो देखो स्ट्रक्चर लगभग वही, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, इतना तो वहां भी था, है ना। अब वहां क्रॉप गिजार्ड था, यहाँ पर क्या गया? स्टमक आ गया। फिर इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम एंड इलियम। हमारे इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ जेजुनम नहीं, ड्यूडेनम और इलियम है। उसके बाद रेक्टम, और फिर क्लोएका। यहाँ एनस ओनस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर होता है। यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीनों यहीं पर आके खुलते हैं, और क्लोएकल अपर्चर के द्वारा जो भी वेस्ट है बॉडी के बाहर। और इस अपर्चर से, यहीं से गैमीट भी बाहर जाएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही ओपन करता है। मतलब अगर मेल फ्रॉग है तो स्पर्म यहीं से बाहर जाएंगे, फीमेल फ्रॉग है तो एग, यूरिन यहीं से बाहर जाएगी, और फीकल मैटर भी यहीं से बाहर जाएगा। कॉमन चैम्बर है क्लोएका नाम का।
अब चूंकि एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस है तो इंटेस्टाइन भी रिड्यूस्ड हो जाएगी यहाँ पर। लिवर सिक्रीट बाइल एंड बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को यहाँ पर। और ह्यूमन में भी यही काम करता है। पेनक्रियास से क्या सिक्रेट होता है? पेनक्रियाटिक जूस। अब बताओ ह्यूमन में पेनक्रियाटिक जूस को कौन रिलीज कराता है? सीसीके या सिक्रेटिन? दोनों, दोनों। क्योंकि अब पेनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम कहते तो सीसीके, और वाटर बाइकार्बोनेट कहते तो सिक्रेटिन हो जाता। पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और फैट का जो डाइजेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है? बाइल, क्योंकि बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। वो फैट के बड़े ग्लोब्यूल को मिसल में कन्वर्ट करता है ना, मिसलीज में। डाइजेशन फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग, ये खास बात है। हम लोगों में तो बाइलोब नहीं होती है, तो ये खास बात हो गई। वॉल ऑफ स्टमक एचसीएल और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। और स्टमक में जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कहते हैं काइम। और काइम यहां से कहा जाएगा? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और दूसरा पार्ट क्या है? इलियम, क्योंकि जेजुनम तो यहाँ पर है नहीं। तो ड्यूडेनम, और फिर ड्यूडेनम रिसीव जूस, bile juice from the gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct। common bile duct ह्यूमन में इसकी जगह पर होती थी, अब सिलेबस में नहीं, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट है। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि फैट का बड़ा ग्लोब्यूल है, इमल्सिफिकेशन करेगा बाइल और छोटे छोटे मिसलीज में कन्वर्ट कर देगा इसको। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड बाय पेनक्रियाटिक जूस। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। फिर करें कि इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन फिंगर लाइक फोल्डिंग, इनको कहते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। और आप जानते हैं कहीं फोल्डिंग हुई तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो या फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से क्लोएका में, और क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर। अब चलते हैं यहाँ पर एनाटॉमी में दूसरा पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम लोग बता दो क्या होंगे यहाँ? लंग्स, है ना, स्किन हो जाएगा, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी तो बैकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, स्किन होगी तो क्यूटेनियस, और लंग्स है तो पल्मोनरी। तो तीन तरह के रेस्पिरेशन यहाँ पर हैं। और हर समय कौन सा रेस्पिरेशन होगा? स्किन। स्किन हमेशा काम करेगी, पानी में, पानी के बाहर, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, स्किन हमेशा काम, इसलिए स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है। देखो यहाँ सब लिखा हुआ है जो आपने बताया अभी, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और, इसका जो लार्वा उसको कहते हैं टैडपोल, और लार्वा में होते हैं गिल्स। और ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, कौन सा नियम है ये वाला? कोई थ्योरी थी ये वाली? हाँ हाँ हाँ, अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल वाला कॉन्सेप्ट था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, है ना। तो वहां पर ये बात बताई भी गई थी आपको। उसको डिसअप्रूव किसने किया था? वॉन बेयर ने, वॉन बेयर ने डिसअप्रूव कर दिया था। फ्रॉग रेस्पायर बाय डिफरेंट मेथड ऑन लैंड एंड इन वाटर। और स्किन एक्वेटिक कंडीशन में स्किन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। अब ये सब क्या लिखा हुआ है? ये तो हम जानते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। वो हर जगह यही टर्म आ रहा है, तो बार बार याद करने की जरूरत इसको नहीं है। हाँ, अगर जमीन पर है तो लंग्स, स्किन और बक्कल कैविटी तीनों काम करेंगे। ये बस मार्क इसलिए लगा है क्योंकि ये हमेशा काम करता है, तो स्किन अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लंग्स की बात करें तो वन पेयर है, पिंक कलर के हैं, लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थोरैक्स। हमारे लंग्स भी तो थोरैक्स में ही है, वन पेयर होते हैं, यहाँ भी वन पेयर हो जाएंगे। ये रास्ता दिखाया गया कि एटमॉस्फेरिक या नॉस्ट्रिल के द्वारा बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी से लंग्स में। हमारा रास्ता थोड़ा सा लंबा था, वो याद है क्या? ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में केवल स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेगी। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन फ्रॉग ऑलवेज टेक प्लेस, हमेशा क्यूटेनियस तो चलता ही रहेगा। अब आते हैं सर्कुलेटरी या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो कि कैसा है? क्लोज टाइप, क्योंकि किसका मेंबर है? कॉर्डेटा का। और कॉर्डेटा में कैसा होता है? क्लोज टाइप का। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा, और तीन पार्ट यहाँ पर है, कौन सा? हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल। क्या ह्यूमन में ऐसा ही था? सेम, बिल्कुल। तो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल हो जाएंगे। ब्लड वेसल में पढ़ी भी थी हमने, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी वेन में क्या अंतर था? आर्टरी में ल्यूमेन नैरो, और यहाँ पर वाइड। तो यहाँ ल्यूमेन क्यों नैरो था? ट्यूनिका मीडिया थिक थी,
ट्यूनिका मीडिया थिक थी। ठीक है, हार्ट के बारे में क्या जानने की जरूरत है आपको? 3 चैम्बर, ये तो हम वैसे जानते हैं यार। वो फिशेस में कैसा होता है? 2 चैम्बर, एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टाइल में 3 चैम्बर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4, बर्ड में 4, मैमल में 4। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी। बड़ी बात क्या है वो अब आने वाली है यहाँ पर। यहाँ कुछ खास चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं। ये क्या हो गया? राइट एट्रियम। ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या हो गया? वेंट्रिकल। क्या यहाँ पर ब्लड मिक्स हो जाता था? मिक्स ब्लड यहाँ पर बॉडी को जाता था। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो राइट एट्रियम है, यहां से एक चैम्बर अटैच है जिसको हम लोग कहते हैं साइनस वेनोसस, ट्रायंगुलर चैम्बर है। और हम लोगों में क्या होता था? राइट एट्रियम में सीधे कौन आता था? वेना केवा। यहाँ देखो वेना केवा आ रहा है, लेकिन वो किस में आ रहा है? पहले साइनस वेनोसस, और फिर राइट एट्रियम में आ रहा है। इधर वेंट्रिकल एक ही है, तो वेंट्रिकल से यहां से जो ब्लड होता हो जाता है कहां पर? कोनस आर्टीरियोसस, कोनस आर्टीरियोसस। याद रख पाओगे क्या? मैंने तो इसका एक तरीका बना लिया था, बताऊं क्या? देखो वेना केवा यहां पर खुलता है, तो वेना केवा में यहां पर वेनोसस आ गया, तो वेन से अंदाजा लगा लोगे। और यहां पर वेंट्रिकल में अगर आप अपने वेंट्रिकल को याद करो, तो एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी है और एक तरफ अरोटा है, तो मतलब आर्टरी ही आ रही, यहां पर क्या आ रहा है? आर्टरियोसस। समझे कि नहीं समझे? तो कम से कम ये तो गलत नहीं होगा कि कौन सा चैम्बर कहां खुल रहा है। साइनस वेनोसस कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम, एंड कोनस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस भी कहते हैं इसको, ये कनेक्ट होता है इससे, वेंट्रिकल से। ठीक है, अब यहां पर देखो, हार्ट से जो ब्लड है वो बॉडी के पार्ट को जा रहा है, आर्टीरियल सिस्टम, और बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट को वापस आ रहा है, वीनस सिस्टम। हम लोगों में अलग अलग नाम थे कुछ, इसका नाम क्या था? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां पर थोड़े अलग से नाम दिए हैं एनसीईआरटी ने। ये सब तो कहानी आप जानते हो। पोर्टल सिस्टम, ये भी कहानी हम अपने में पढ़ चुके हैं। पोर्टल सिस्टम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? हेपेटिक एंड हाइपोफाइसियल। पल्मोनरी कौन सा पोर्टल है? मार खाओगे क्या? कौन सा? कोरोनरी पोर्टल थोड़ी है, कोरोनरी अलग सिस्टम है। पोर्टल का मतलब होता है कि हार्ट से ब्लड किसी एक ऑर्गन को गया और वापस नहीं किसी दूसरे ऑर्गन को चला गया। तो दो तरह के पोर्टल यहाँ पर हमारे पास तो दो थे। कौन सा? एक हिपैटिक पोर्टल, दूसरा हाइपोफाइसियल पोर्टल। यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल एंड रीनल पोर्टल। तो हिपैटिक पोर्टल में जरा अपने पास याद करो, हिपैटिक पोर्टल में हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को कहां से कहां ले जाती थी? इंटेस्टाइन से लिवर। ये सीधा सवाल पूछा गया 2 बार नीट में। यहां भी देखो दो तरह के, हिपैटिक एंड रीनल। तो हार्ट से ब्लड गया कहां? इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन से लिवर। फिर वही कहानी, हिपैटिक पोर्टल वेन, इंटेस्टाइन टू लिवर। रीनल पोर्टल सिस्टम से हार्ट से ब्लड गया लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जनरली हाइंड लिम्ब, और यहां से ब्लड कहां गया? किडनी को, थ्रू द रीनल पोर्टल वेन। तो ये वाली लाइन तो आपको पहले से याद है। ये याद कर लो कि रीनल पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू किडनी, क्योंकि हम जानते हैं जो नाम रखते हैं वो वाई के आधार, जहां जाता है वाई के आधार पे हम नाम रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी यहां बताया गया है, कई बार मैंने पढ़ाया आपको। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लिवर इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड यहाँ पर किडनी, तो क्या हो जाएगा? रीनल पोर्टल सिस्टम। ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। और ध्यान ये रखना कि वेनस कनेक्शन है, क्योंकि वेन के द्वारा ब्लड जा रहा है। अरे रीनल पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, ये आर्टीरियल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ब्लड की बात करें तो ब्लड में फिर वही दो बातें, प्लाज्मा एंड सेल। और सेल वही कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एकदम ह्यूमन की तरह का है। बस अंतर ये कि यहाँ पर आरबीसी कैसी होती हैं? न्यूक्लिएटेड है। क्या उनमें हीमोग्लोबिन है? हाँ भाई, हीमोग्लोबिन होगा और न्यूक्लियस भी होगा। हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। ऐसा सवाल पूछा गया है नीट में, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो आरबीसी कंटेन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ये सब वही लिखा, कैरियर है ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम ने ह्यूमन में पढ़ा था, बहुत शॉर्ट में पढ़ा था, है ना? यहाँ पर तो पार्ट भी बता दिए कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल होते हैं और लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड तो हम लोगों ने पढ़े थे, क्या थे ये? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हम लोगों ने पढ़े थे। तो लिम्फ हम जानते हैं, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस
फ्यू प्रोटीन, कुछ लार्जर प्रोटीन को छोड़ के और आरबीसी को छोड़ के बाकी ब्लड के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगी? तभी तो इसका नाम क्या है, लिम्फ। तो लिम्फ लैक आरबीसी एंड फ्यू प्रोटीन, और फिर आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बताओ कौन होगा यहाँ पर? पेड़ किडनीज ही तो होंगी यार। किडनी किसका लक्षण है? कॉर्डेट का नहीं है, वर्टिब्रेट का। ये वर्टिब्रेट का लक्षण है। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सभी के पास पेयर्ड किडनीज पाई जाएंगी। तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट थे? 4। पहला किडनीज, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, चौथा यूरेथ्रा। यहाँ पर कितने पार्ट हैं? 4। क्या बस डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर वहां क्या था? यूरेथ्रा। यहाँ कोई यूरेथ्रा तो है नहीं। यहाँ पर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। लोकेटेड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। क्या हमारे पास भी ऐसा ही है? डॉर्सल साइड ऑफ, है ना, एब्डोमेन, डॉर्सल इनर वॉल की तरफ होता है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में होता है। डार्क रेड होता है और बीन शेप होता है। हमारी किडनी में तो बीन शेप की थी। स्प्लिन भी हाँ बीन शेप का था। कल हमने पढ़ा था गार्ड सेल, स्टोमेटा नहीं, गार्ड सेल। और ग्रासेस में डंबल शेप, वहां पर डंबल शेप की हो जाती हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम है यूरिनी फेरस टिब्यूल, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन ही करती हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है। अच्छा, मेल फ्रॉग में खास बात ध्यान रखनी है कि जो किडनी और टेस्टिस, क्या इनका फंक्शनल कनेक्शन होता है? दोनों का काम क्या जुड़ा होता है? यस, इनका फंक्शनल कनेक्शन है, जबकि फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के नजदीक होते हैं लेकिन कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। टेस्टिस देख लो, टेस्टिस का कलर कैसा है? येलो। मेलपीजियन टिब्यूल येलो कलर का। लंग्स पिंक कलर के। लंग्स पिंक कलर के, अभी तो पढ़ा है। और किडनी डार्क रेड, रेडिश ब्राउन हम लोगों की भी थी, है ना। तो ये किडनी हो गई यहाँ पर। और किडनी जो है वो टेस्टिस के साथ जुड़ी हुई, अटैच, और फंक्शनल कनेक्शन भी। ये ना केवल स्ट्रक्चरल बल्कि फंक्शनल कनेक्शन भी होता है यहाँ पर। फिर किडनी से तो क्या निकले हैं? यूरेटर। और यूरेटर जाके कहाँ खुल रहे हैं? क्लोएका में। कहां पर? क्लोएका में। और क्लोएका में ही यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन कर रहा है। हम लोगों में यूरेटर कहाँ खुलते थे? यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा में ओपन होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर सेपरेटली ओपन हो रहा है और यूरेटर सेपरेटली ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर इधर से रेक्टम आके खुल रहा है। बोलो। तो रेक्टम क्या इधर से क्या रहा होगा? फीकल मैटर। फीकल मैटर यहां से आ रहा होगा। और इधर से क्या रहा होगा? यूरिन या स्पर्म? दोनों। क्योंकि जो टेस्टिस है यहाँ स्पर्म बनेंगे और स्पर्म यहां से पहुंचेंगे किडनी में और किडनी से इन्हीं यूरेटर के द्वारा। इसलिए यूरेटर का नाम क्या है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल के केस, फीमेल में ऐसा नहीं। वहां पर जो यूरेटर है वो अलग ओपन करेंगे, ओविडक्ट अलग ओपन होंगी, वहां पर सेपरेट कनेक्शन होंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर इज लोकेटेड वेंट्रल टू रेक्टम। ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ गया? हाँ, ये रेक्टम आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टम के वेंट्रल साइड। ऑफ वेंट्रल यहां तो दिखाई नहीं देगा, याद ही करना पड़ेगा। वेंट्रल का मतलब क्या? ऊपर के नीचे, आगे की तरफ होगा ना। तो अब आगे पीछे तो यहाँ पता नहीं चलेगा। फीमेल फ्रॉग में क्या करें? यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। नाइट्रोजनस बेस फ्रॉग का क्या है? यूरिया। तभी तो क्या होता है? यूरियोटेलिक। लेकिन इसका जो लार्वा है वो अमोनोटेलिक होता है, टैडपोल। यूरिया इज फॉर्म बाय लिवर। यूरिया कौन बनाता है? लिवर। कौन सी साइकिल? यूरिया साइकिल। और यूरिन कौन बनाता है? किडनी। And released into blood. Urea is separated from blood by kidneys and are excreted in the form of urine. इसलिए यूरियोटेलिक एनिमल हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब वही दो सिस्टम जो हमने पढ़ रखे हैं। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन होंगे? हार्मोन। और ग्लैंड के नाम बस दिए हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, गोनैड, पैनक्रियाटिक, आइलेट एंड थाइमस। ये कुछ ग्लैंड नाम दी गई, बाकी हार्मोन सिलेबस में नहीं है। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो हमारे न्यूरल सिस्टम में कितने पार्ट थे? दो। पहला सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में दो थे। कौन सा? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में दो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ऑटोनॉमिक को अलग हिस्सा बताया गया है।
ह्यूमन के केस में ऑटोनॉमिक इज द पार्ट ऑफ पीएनएस, यहाँ अलग अलग पार्ट हैं तो याद करने हैं। तो फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस हो जाएगा। फुल फॉर्म तो पता ही है आपको। अब सीएनएस के कितने पार्ट? 2। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में 2, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, और दोनों कितनी है? 10-10 पेयर है। ह्यूमन में ये वाली कितनी थी? 12 और ये वाली 31। और एएनएस में वही 2 पार्ट। तो सीएनएस के 2 पार्ट, पीएनएस के 2 पार्ट, एएनएस के 2 पार्ट। खत्म हो गई कहानी, ज्यादा डिटेलिंग है नहीं किसी चीज की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियम या स्कल कह लो आप, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है कौन? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, ये सब वही कहानी जो आप ऑलरेडी खूब पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट थे? 3। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। मेढक में भी ऐसा ही है, फोर, मिड एंड हाइंड। लेकिन अंतर क्या है? हमारे फोर ब्रेन में कितने पार्ट थे? 3। कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहां थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारे पास भी थे ये, वो हमने सेरिब्रम पढ़ने के बाद डिवाइड किया था। यहाँ पर एनसीईआरटी ऐसे लिख रहा, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसेफलॉन। और डायंसेफलॉन को हम लोगों ने थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस को मिला के, तो है वही, बस एक चीज और जोड़ दी, क्या? ऑल्फैक्टरी लोब। लेकिन जैसा एनसीईआरटी लिख रहा वैसा ही याद करना है। तो ऑल्फैक्टरी लोब पेयर्ड है, हेमिस्फीयर पेयर्ड है, और ये अनपेयर्ड। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा, अनपेयर्ड डायंसेफलॉन। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब कितनी? 1 पेयर। हमारे पास 4, मतलब 2 पेयर। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, इसको कहते हैं कार्पोरा बाइजेमाइना, लेकिन वो लिखा नहीं एनसीईआरटी ने। तो हमारे पास 4 राउंड स्वेलिंग है, यहाँ पर 2 स्वेलिंग है, और इनको एनसीईआरटी ने क्या लिखा? ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में, हमारे हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट थे? 3। पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। यहाँ कौन गायब है? पॉन्स नहीं है। कौन है? सेरिबेलम एंड मेडुला। और मेडुला किससे जुड़ा होगा? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगा। समझ गया ना, ये वाला। और जहां पर ये मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ेगा, वहां पर एक क्या होगा? ये होल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। ह्यूमन में भी होता है, लेकिन वो पढ़ाया नहीं गया, जरूरत थी नहीं वहां पर। मेडुला पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। सेंस ऑर्गन भी बस नाम भर के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सेंस ऑर्गन में टच के लिए क्या है? सेंसरी पैपिली, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, टेस्ट के लिए टेस्ट बड। एंड दीज आर नॉट वेल डेवलप, ये बहुत डेवलप नहीं। हमारे पास ये वेल डेवलप सिस्टम है, इनके पास वेल डेवलप नहीं। हाँ, 2 सिस्टम वेल डेवलप है, विजन के लिए आईज और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इनर ईयर, ये वेल डेवलप है। बाकी ये बहुत ज्यादा डेवलप सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन। बाकी लिखा है सेंसरी पेपिली, नेजल एपिथेलियम एंड टेस्ट बड आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। ये नर्व एक दिखाएगी और नर्व की एंडिंग दिखाएगी, और वहां पर बहुत सारे सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को सेलुलर एग्रीगेशन कह रहे हैं। ठीक, अब आते हैं आइस की बात कर लेते हैं। तो आइस कैस कितनी है? 1 पेयर। कैसे हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंपल है, मतलब सिंगल यूनिट पाई जाएगी। फ्रॉग कॉकरोच में कंपाउंड है, वहां पर एक आई में 2000 यूनिट थी। क्या नाम था? ओमेटिडिया। और शेप कैसा था? हेक्सागोनल। यहाँ पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड इन ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर, जैसे वो पिट्यूटरी कहां पर थी? सेला टर्सिका, वैसे ये जो आईज है वो ऑर्बिट नाम के एक सॉकेट में पाई जाती हैं। और बल्ज आई, वो तो हमने पढ़ा ही था कि आई कैसी हैं? बल्ज होती हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना नहीं, ये तो हम जानते हैं। ये किसका फीचर है? मैमल का, तो यहाँ तो नहीं होगा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, पहले भी हम देख चुके हैं इस बारे में। ईयर हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करते हैं, क्या हमारे ईयर भी यही काम करते हैं? हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों काम। कौन सा ईयर? कौन सा ईयर? इनर ईयर। जो इनर ईयर होता है वो हियरिंग भी करता है और बैलेंसिंग भी करता है। उसी इनर ईयर में वो कॉकलिया होता है। कॉकलिया जानते हो? अरे कॉकलिया नहीं पढ़े हो क्या? कॉकलिया नहीं पढ़े हो? हाँ, अरे वो अल्फांसो कॉर्टी ने नहीं बताया था? कॉकलिया के अंदर वो बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर हेयर सेल हैं। हेयर सेल कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इंपल्सेस। चलो, तो आगे हम लोग चलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट टॉपिक। तो ये सब तुम्हें पता है कि डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होंगे। कॉकरोच कैसा है?
डायसियस अर्थवर्म, मोनोइसियस लीच, मोनोइसियस नेरिस, डायसियस ड्रोसोफिला, डायसियस साइकस, डायसियस पाइनस, मोनोइसियस मार्केंशिया, मार्केंशिया डायसियस, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं थे? एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, याद आ रहा है? चलो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कॉकरोच में इंटरनल था, यहाँ पर एक्सटर्नल, कहां पर होगा? पानी में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा है, और लार्वा का नाम क्या है? टैडपोल। और ओवी पेरी तो हम जानते हैं भैया कि वीवी पेरी किसका फीचर है? मैमल का, और मैमल में भी एक एक्सेप्शन है, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस। अभी ऑस्ट्रिच बता रहे हैं तुमको। ऑस्ट्रिच क्या है? बर्ड है, बर्ड में तो ओवी पेरी पाई ही जाएगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स, वासा इफ्रेंसिया, 10 से 12 एक टेस्टिस के अंदर। आई लगा है मतलब ये सिंगुलर की बात हो रही, ई लगेगा तो प्लूरल। तो ये यहाँ पर फिर से वही डायग्राम बना हुआ है। टेस्टिस किस कलर के होते हैं? येलो, और किडनी डार्क रेड, तो उसी कलर के बने भी हुए हैं। अब टेस्टिस से देखो तो यहाँ पर, अच्छा टेस्टिस ओवल होते हैं, ओवाइड मतलब ओवल शेप की हो गए, और ह्यूमन में ओवल ही थे, और ओवरीज भी ओवल होती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस से 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया निकलते हैं, और वासा एफ्रेंशिया कहाँ एंटर करते हैं? किडनी में। और किडनी में ये एंटर करते हैं बिडर कैनाल। एक तो यही बड़ा सवाल है कि बिडर कैनाल कहाँ पे जाती है? फ्रॉग में। एक तो ये सवाल हो गया, फ्रॉग में कहाँ? किडनी ऑफ फ्रॉग। मैंने पूछा भी एक टेस्ट में सवाल। तो बिडर कैनाल में, और बिडर कैनाल से ये यहां से निकलती यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और ये कहाँ ओपन करती है? क्लोएका में। याद आया? और क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर पानी में इस पर पहुंच जाएंगे। जो किडनी है वो टेस्टिस से अटैच होती है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, दैट इज कॉल्ड मिजोर्कियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म मिजोर्कियम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर रेक्टम के थ्रू फीकल मैटर क्लोएका में आ रहा है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से यूरिन और स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, और इस क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बॉडी के बाहर जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? डायग्राम से जितना अच्छे से क्लियर होगा वैसे लैंग्वेज से नहीं होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ओवरीज प्रेजेंट नियर किडनी, बट they do not have any functional connection with kidneys. Ureter and oviduct open separately into the cloaca. A mature female frog can produce 25,100 to 3,000 egg at a time. 2500 से 3,000 अंडे एक बार में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमने जान ही लिया, एक्सटर्नल है, कहां पर होता है? वाटर के अंदर। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वा सेटल का बनना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। और फिर आ जाते हैं हम लोग कहां पर? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक, फ्रॉग हमारे लिए फायदेमंद है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसको खाते हैं? कीड़ों को, और कीड़े हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस तरीके से हमारी फसल बच जाती है। तो बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। अर्थवर्म भी फायदेमंद है, क्योंकि वो बरोज बनाता था, जिससे रूट को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है, और साथ ही साथ लूज करता है सॉइल को, और जिससे रूट आसानी से ग्रो कर सकती है। मस्कुलर लेग को खाने के लिए यूज करते हैं, कौन सी लेग? हाइंड, हाइंड लेग्स, या हाइंड लिम्ब कह लो। Frog maintain ecological balance between they act as an important link in food chain and food web. ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट ने इंसेक्ट को, फ्रॉग ने फ्रॉग को, स्नेक ने। तो ये एक लिंक है फूड चेन का, और फूड चेन तो आप जानते हैं एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट क्या करता? फूड वेब, क्योंकि ह्यूमन भी खा ले रहा है तो वेब बन गई। तो ये आपका टॉपिक हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स।